वर्किंग करता है। अच्छा, कल के सेशन में हमने सबसे पहले ही सीखा था कि अगर हमें एसपीएस में डेटा एंट्री करनी हो तो हम किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री करने के लिए हमने कहा था कि सबसे पहले हम विंडोज़ पे आएंगे और विंडोज़ पे आके हम एसपीएस ओपन करेंगे। एसपीएस ओपन करने के बाद हमारे पास एसपीएस थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में। ठीक है, सर मैं इसको आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में करता हूँ मैं आपको, या एट द एंड ऑफ सेशन करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास जब फाइल ओपन होगी तो देन हमारे पास में दो व्यूज होते हैं, एक डेटा व्यू और एक वेरिएबल व्यू। हमने बात की थी कि हमारे पास वेरिएबल व्यू में हमारे वेरिएबल की एंट्री होगी, डेटा व्यू के अंदर हमें हमारे पास डेटा की एंट्री होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जो प्रोफोर्मा है जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनकी एंट्री करनी होगी। तो लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चनायर है, ठीक है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसकी ज़रा एंट्री करते हैं, उन वेरिएबल्स की एंट्री करते हैं। पहला वेरिएबल हमारे पास सीरियल नंबर है, तो हमने यहाँ पर जो है वो सीरियल नंबर पुट करना है। ठीक है, और जिस तरह हमने कहा था कि लेबल में आप स्पेसिंग दे सकते हो, स्टार्ट न्यूमेरिक के से आप स्टार्ट किसी नंबर से कर सकते हो, लेकिन जब आप नेम में आओगे यानी वेरिएबल नेम में आओगे तो वहाँ पर आपको जो है वो स्पेस अलाउ नहीं है, नहीं आप जो है वो स्टार्ट जो है वो जीरो से कर सकते हो, किसी नंबर से कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर लाइक एग्जांपल देने के लिए अगर मैं इसको सीरियल नंबर लिखूंगा तो ये एरर आएगा, इलीगल कैरेक्टर का आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके बिटवीन जब मैं सीरियल लिख रहा हूँ तो स्पेस की जगह कोई अंडरस्कोर या कोई डॉट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स के कोई सिंबल यूज करना पड़ेगा। अब मैं यूजुअली अंडरस्कोर यूज करता हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर अंडरस्कोर भी बेहतर है और डॉट भी बेहतर है। ठीक है, डॉट ये कि डॉट या अंडरस्कोर इतना वर्किंग करते हुए इरिटेट नहीं करता। अच्छा, इसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल है वो एज का है। ठीक है, और एज ईयर्स के अंदर है, हमने एज की एंट्री की और यहाँ से हमने इसको एज कर दिया। नंबर थर्ड हमारे पास वेरिएबल लेट सपोज जेंडर है हमारे फॉर्म में, जेंडर हमने पुट किया, यहाँ पर हमने जेंडर कर दिया। अच्छा, अब जेंडर हमारे पास एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, कैटेगोरिकल वेरिएबल है, जिसमें हमारे पास दो रिस्पॉन्सेज हैं, मेल और फीमेल। तो अगर इस तरह की कंडीशन है जहाँ पर हमारे पास ओपन एंड सॉरी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पर हमें उसको कोड करना पड़ता है। तो विच मीन्स कि हमें इसको यहाँ कोड करना पड़ेगा। और जिस तरह हमने कल के सेशन में बात की थी कि हम एक काम ही करेंगे, जो फर्स्ट कैटेगरी होगी उसको हम वन कोड करेंगे, सेकंड को टू कोड करेंगे, थर्ड को थ्री कोड करेंगे, फोर्थ को फोर एंड सो ऑन। तो हमारे पास हम फर्स्ट कैटेगरी मेल है तो हम वन मेल को कोड कर देते हैं, और सेकंड कैटेगरी हमारे पास फीमेल की है तो हम टू जो है वो फीमेल को कोड कर देते हैं। ठीक है, देन इसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वालिफिकेशन का एक वेरिएबल है। ठीक है, तो हम क्वालिफिकेशन यहाँ ऐड करते हैं और सेम हम यहाँ से कॉपी भी करके यहाँ पुट कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेट सपोज हमारे पास मैट्रिक है, तो मैट्रिक को मैंने वन कर दिया। ठीक है, देन मेरे पास इंटरमीडिएट है तो मैंने इंटरमीडिएट टू कर दिया। ठीक है, देन मेरे पास जो है वो ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट को मैंने थ्री कर दिया। और फॉर एग्जांपल मास्टर्स और अबव है तो इसको मैंने फोर कर दिया। ठीक है, मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो कैटेगरी ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है। ठीक है, और सेम हम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पुट करते हैं। अच्छा, ठीक है, बीच में क्योंकि स्पेस था तो इसलिए डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी, तो बीच में इसके मुझे मिड में स्पेस की जगह अंडरस्कोर या डॉट अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में हम दो कैटेगरीज अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयड है और एक अनएम्प्लॉयड है। तो वन हमारे पास एम्प्लॉयड हो जाएगा और सेकंड हमारे पास एम्प्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस तरह हमारे पास लेट सपोज अच्छा नेम वेरिएबल है तो मैंने नेम पुट किया और यहाँ नेम पुट कर दिए। ठीक है, अच्छा, नेम के अंदर अगर हम बात करें तो नेम में है हमारे पास कोई पर्टिकुलर, हमने उसको यानी सिंपल ये कह लें वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, हमें नहीं पता कि उसमें क्या क्या पॉसिबल है, हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। तो इसलिए अगर इस तरह की कंडीशन हो जहां पर आपको एग्जैक्टली ना पता हो कि आपके पास क्या क्या रिस्पॉन्सेज होंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम टाइप को चेंज करेंगे और टाइप को हम चेंज करके
जी उस पे आते हैं। अभी मैंने इंटेंशनली उसको फिलहाल डिस्कस नहीं किया। ये एक बार हम वेरिएबल इंटर करते हैं, देन हम उस पर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो जब नेम पुट करेंगे तो नेम को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करेक्टर का मतलब ये कि कितने वर्ड्स, कितने उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं। फॉर एग्जांपल इरफान, तो इसमें 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मोहम्मद इरफान करें तो MUHAMMAD, ठीक, IRFAN काउंट करेंगे, आपको करेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी। तो अब हमें खुद से देखना है कि हमारे पास कितने मैक्सिमम जो है करेक्टर किसी एक नेम में हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको आइडिया नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप 30 पुट कर दें, 50 पुट कर दें, कोई भी नंबर पुट कर दें। तो इसका मतलब ये होगा कि 30 पुट करने का मतलब ये होगा कि अगर कोई आपके पास पार्टिसिपेंट आता है, ठीक है, और उसके पास जो है वो क्या कहते हैं, नेम के अंदर उसके 30 करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, हमने ओके किया। अगर फॉर एग्जांपल उसमें 31 है तो वो 30 तक जाएगा। फॉर एग्जांपल 30 में इरफान है और मैंने यहाँ 4 सेट किया हुआ है, तो IRFA तक वो शो करेगा, एन को वो मिस कर देगा। ठीक है, तो हम इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया कि सर मेजरमेंट का क्या करेंगे और अलाइनमेंट का क्या करेंगे। अलाइनमेंट नो नीड, ठीक है, जो आएगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, आपको देखिए टाइप ऑटोमेटिकली आएगी सिर्फ जहां पर आपके पास, आपको ना पता हो कि एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो कितने क्या कहते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सेज हैं। उस केस में आप स्ट्रिंग करोगे, अदरवाइज आप न्यूमेरिक करोगे। ठीक है, विद आपके बाय डिफॉल्ट 8 रहेगी नेम के लिए, क्योंकि आपको करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हो सकती है, इसलिए वो आप बढ़ा दोगे। डेसिमल अगेन फिक्स, जो आपके पास बाय डिफॉल्ट 2 है उसी को सेम रखेंगे। लेवल आप पुट करेंगे। वैल्यूज में आप कोडिंग सिर्फ उन वेरिएबल्स के लिए करोगे जो कि आपके पास कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव हो, और जहां पर आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जहां आपको पता है कि हमारे पास ये रिस्पॉन्सेज होने वाले हैं। मिसिंग के अंदर अभी तक कोई कंडीशन नहीं आई, लेकिन अगर मिक्सिंग आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपने, अगर कोई वैल्यू मिस आ जाए तो आप उसको क्या पुट करोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई मिसिंग वैल्यू आती है तो उसको मैं 9 लिख पुट करूंगा, ओके करूंगा। ठीक है, अच्छा, 9 से लेकर अगर 999 तक आएगा तो मैं उसको मिसिंग कंसिडर करूंगा। ठीक है, या मैं यहाँ पर उसको डिस्क्रीट नंबर देता हूँ कि अगर 999 होगा तो हमारे पास मिसिंग होगा। तो अब ये होगा कि जब मैं एंट्री करूंगा ना, तो अगर कहीं पर वो वैल्यू मौजूद नहीं है तो मैं एक तो एक तरीकाकार ये कि मैं उसको ब्लैंक छोड़ दूं, तो भी वो मिसिंग कंसिडर होगा। दूसरा मेथड ये है कि मैं उसको कोड कर दूं, 999, 999, 4 टाइम्स 9, विच मीन्स के 9 की टर्म्स के अंदर ही हम मिसिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हम वो मेंशन कर देंगे तो डेटा में बजाय हम उसको ब्लैंक छोड़ने के 9, 999, 99 इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम सीरियल नंबर की बात करें तो सीरियल नंबर हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, तो विच मीन्स के इसकी अगर हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो ये स्केल होगा, जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था। सेम एज हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, तो इसी तरीके से हमारे पास न्यूमेरिक है, हम इसको स्केल करेंगे। जेंडर के अंदर हमारे पास क्योंकि कैटेगरीज हैं, विच मीन्स का क्वालिटेटिव वेरिएबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है वो नॉमिनल करना पड़ेगा। आप देखें यहाँ दो ऑप्शन, नॉमिनल ऑर्डिनल, जिस तरह हमने कल के सेशन में बात की थी कि जेंडर के अंदर हमारे पास कोई जो है वो ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है। आप मेल को पहले लिख दो, फीमेल को बाद में लिख दो, कोई उसमें इफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए ये नॉमिनल रहेगा। जबकि अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन इटसेल्फ एक ऑर्डिनल ऑर्डर की इंपॉर्टेंस आ गई ना। मीन्स कि जिसने अगर मास्टर की उसकी हायर एजुकेशन, जिसने मैट्रिक की उसकी लोअर एजुकेशन है, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल हो जाएगा। अच्छा, इस तरह एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड कोई ऑर्डर के इंपॉर्टेंस नहीं आ रही, तो ये भी हमारे पास नॉमिनल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यही हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, हमने या प्रोफार्मा में हमारे पास क्वेश्चंस थे, हमने वो पुट कर दिए। और देन हम अब डेटा व्यू में आएंगे, अब यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो हमने 1 पुट कर दिया। फर्स्ट जो पार्टिसिपेंट है उसकी 25 है, मेल है, ठीक है। क्वालिफिकेशन लेट सपोज उसकी इंटर है, ग्रेजुएशन है, तो मैंने 3 पुट कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल आप भूल भी जाएं तो आप सिंपल यहाँ क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आ जाएगा और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और देन चेक करने के लिए कि कोड इसका क्या है, आप सिंपल इस पे चेक लगाओगे 1 to A जो आपके पास है, वैल्यूज, वैल्यू लेवल्स, यहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा इंटरमीडिएट के लिए 2 कोड हुआ हुआ है। सेम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एम्प्लॉयड है लेट सपोज, और नाम इसका इरफान कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस पर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेम सेकंड है, ठीक है, इसकी एज लेट सपोज 32 ईयर्स है। फीमेल फीमेल है, फीमेल को 2 कोट किया हुआ है। और
इनकी क्वालिफिकेशन लेट्स सपोज ग्रेजुएशन है तो हमने इसको मास्टर अबव है तो हमने इसको 4 कोड कर दिया। और ये एम्प्लॉयड हैं तो हमने 1 कोड किया। नाम फॉर एग्जांपल आयशा है तो हम आयशा लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने तमाम एंट्रीज करेंगे। और जब हम अपना डेटा एंटर कर रहे होंगे तो साथ में हम डेटा को सेव करेंगे। फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए आप जब इस पर क्लिक करोगे फ्लॉपी पे तो यहाँ पर आपसे लोकेशन पूछेगा। मैं इसको डेस्कटॉप का बताता हूँ, ठीक है, और उसको मैं प्रैक्टिस का नाम दे देता हूँ, सेव कर लूंगा। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम वर्किंग करूंगा, अच्छा ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम वर्किंग करते हैं ना, तो आप जब डेटा शीट सेव करते हो तो ऑटोमेटिकली उसके साथ आउटपुट शीट भी आप ओपन हो जाती है, लेकिन सेव नहीं हुई। अब क्योंकि हम डेटा एंट्री करें तो फिलहाल नो नीड टू सेव इट। हाँ, आज की लेक्चर में हम, आज की सेशन में हम आगे जाके देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने आउटपुट फाइल को सेव करेंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल अब मैंने इसमें कुछ और, अब मुझे देखना है कि क्या ये डेटा सेव है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखें, ये फ्लॉपी जो है ये ग्रे कलर की हुई है, यानी इसका कलर वैनिश हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सेव है। जैसे मैं इसके अंदर कोई नई एंट्री करूंगा तो क्या होगा, ये दोबारा कलर में आ जाएगा, विच मीन्स कि अभी मैंने इसको सेव नहीं किया। तो आप जब वर्किंग कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि वर्किंग के बिटवीन आप अपने पास जो है वो डेटा को सेव करते रहें, ठीक है, ताकि अगर लोड शेडिंग वगैरह या किसी और वजह से जो है ना पावर ब्रेकडाउन होता है तो आपके पास आपका डेटा सेव हो। ठीक है, यहाँ तक होपफुली बात समझ आ गई होगी। ये कल के सेशन में हमने डिस्कस की थी बात नंबर फर्स्ट, हम एक्स एसपीएसएस में डेटा एंट्री कैसे करेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हमने एक दूसरी चीज़ ये डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास किसी दूसरे फॉर्म में डेटा है और अगर हमें उसको ओपन करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें हमने ये कहा था कि आप जस्ट अपना एसपीएसएस ओपन करेंगे और मुझे फॉर एग्जांपल एक्सेल से फाइल जो है वो लेकर आनी है अपना एसपीएसएस पर, तो मैं कैसे लाऊंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में आएंगे, दो ऑप्शन है, इंपोर्ट डेटा का ऑप्शन भी है और ओपन का भी ऑप्शन है। हम इंपोर्ट से देख लेते हैं, ठीक है, और ओपन से भी देख लेंगे, दोनों से देख लेंगे। इंपोर्ट पे आएंगे, इंपोर्ट से आप किस फाइल को यानी किस नेचर की फाइल को आप एक्सपोर्ट करवाना चाह रहे हो। इस वक्त हमारे पास एक्सेल की फाइल को हम करवाना चाह रहे हैं तो एक्सेल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सीएसवी की फाइल है तो आप सीएसवी को सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपके पास स्टेटा की फाइल है तो आप स्टेटा सेलेक्ट कर लोगे। और इस तरह बहुत सारी मजीद भी आपके फाइलें अवेलेबल है। इवन अगर डेटाबेस पे भी कोई डेटा अवेलेबल है तो आप क्यूरी रन करके उसको गेट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, हम किसी डेटाबेस से डेटा नहीं ले रहे, तो इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे। बहरहाल हम यहाँ से एक्सेल पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास डेस्कटॉप पे ही हमने एक फोल्डर अपना बनाया हुआ डेटा एनालिसिस यूजिंग स्पेसेस, इसको पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम एडिमा वाले फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन होने के बाद जिस तरह हमने कल बात की थी कि अगर आपकी शीट में आपके एक्सेल शीट में एक, अगर सिर्फ एक ही डेटा शीट है तो आपके पास सिर्फ वो आ जाएगी। लेकिन अगर मल्टीपल है तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना ड्रॉप डाउन पे, तो यहाँ पर वो मल्टीपल दूसरी जो फाइल्स है वो भी ओपन हो जाएंगी। लाइक अगर मैं इसको ओपन करूँ, जो फाइल यहाँ मैंने आपके पास हमने इंपोर्ट करवाई है, तो मैं यहाँ अगर आता हूँ और डिमा वाली फाइल ओपन करता हूँ तो देखें डिमा वाले फाइल में सिर्फ मेरे पास एक डेटा के नाम से फाइल है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस डेटा को चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ रिसर्च कर देता हूँ, चलें, चेंज करने के लिए, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर लिया। और फिलहाल हमारे पास, हम इसको प्रोसीड करते हैं, वो डेटा ही है क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बहरहाल ओके करूंगा, ठीक है, ये डेटा आ जाएगा। अब जब हम दोबारा ओपन करेंगे तो वहां से आपको वो बात क्लियर समझाता हूँ मैं कि हमने उसको रिसर्च किया तो कैसे आएगा वो। अच्छा नहीं ओपन की इसने, अच्छा शायद हम सेव करें इसलिए नहीं है, दोबारा देख लेते हैं। फाइल में आएंगे, इंपोर्ट डेटा में आएंगे, एक्सेल पर आएंगे, जो फाइल करनी है वो सेलेक्ट ओपन की, ठीक है, सेलेक्ट करके ओपन की। अब पहले यहाँ डेटा आ रहा था, अब रिसर्च आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने वो शीट का नाम चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिसर्च की शीट है, एक डेटा की शीट है और एक मेरे पास कोई तीसरी शीट है। तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक शीट चाहिए तो मैं उसी शीट को सेलेक्ट करूंगा। ऐसा ना हो कि आपके पास फॉर एग्जांपल अब एक्चुअल जो डेटा है आपका वो शीट 3 के ऊपर हो और आप यहाँ पर शीट 1 को इंपोर्ट करवा लें तो फिर आपके लिए बाद में इशू होगा। ओके करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये डेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमने ये चीज़ सीखी थी। तीसरा हमने ये सीखा था कि अगर हमें वर्किंग करनी है तो हमें काम ये भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली जो है वो एस पी एस एस सॉरी एक्सेस से डेटा कॉपी करके एस पी एस एस में पेस्ट कर दें। लाइक दिस, ये डेटा ओपन है, ठीक है, मैं यहाँ आया
एडिमा वाली फाइल ओपन की मैंने। एक तरीका तो ये कि मैं इसको सेम कॉपी के पेस्ट कर लूँ डायरेक्टली। ठीक है। और अब इसके बाद में यहाँ आकर इसको वो दे दूँ कि अच्छा, पहला हमारे पास जो है वो यहाँ से देखा मैंने कि पहले मेरे पास सीरियल नंबर था, तो मैंने इसको कहा ये सीरियल नंबर है। सेकंड में मेरे पास आईडी थी, तो मैंने इसको आईडी कर दिया। थर्ड वेरिएबल मेरे पास नेम था, तो मैंने नेम कर दिया। फोर्थ हमारे पास एज था, तो मैंने एज कर दिया। फिफ्थ हमारे पास जेंडर था, मैंने जेंडर कर दिया। सिक्स हमारे पास वेट था, तो हमने वेट कर दिया। सेवन हमारे पास हाइट था, तो हमने हाइट कर दिया। ठीक है। एट हमारे पास इडीमा था, तो हमने इडीमा कर दिया। ठीक है। नाइन हमारे पास सीरम T3 था। और लास्ट हमारे पास सीरम T4 था। ठीक है। तो हमने क्या किया, तमाम एंट्री कर ली, और देन अब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो नेम आ जाएंगे। एक तरीका तो ये था। दूसरा हमने मेथड ये सीखा था कि इंस्टीट्यूट आप जब वर्किंग करें तो हमें यहाँ आके क्योंकि कोडिंग करनी पड़ेगी ना, या तो हम मैनुअली करेंगे, या जो हमने दूसरी चीज सीखी थी कि हम ऑटो रिकॉर्ड कर लें। तो अगर आप ऑटो रिकॉर्ड वाले मैट से जा रहे हो तो फिर तो ठीक है, आप यहाँ आके रिकॉर्ड कर लो। वरना ज़्यादा बेहतर वे ये होता है कि आप एक काम ये करें कि आप एक्सेल के अंदर ही इसको कोड कर लें। यानी इसको मेल है तो आप मेल को वन कोड कर दें, फीमेल है तो फीमेल को टू कोड कर दें, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को वन कोड कर दें, एब्सेंट है तो एब्सेंट को टू कोड कर दें। आप ये सारी अपनी कोडिंग कर लें, और कोडिंग करने के बाद देन आप इसको कॉपी करके वहां पेस्ट करें तो आपकी काम इजी हो जाएगा। ठीक है। एनीवे, यहाँ तक हमने इसको कर लिया, और अब हम चाह रहे हैं डेटा सेट करना। तो अब हमने कल एक और चीज सीखी थी, रिकॉर्डिंग ऑफ द वेरिएबल ना। तो अभी हम ऑटो रिकॉर्ड वाला ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। कल तो हमने किया था, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे ट्रांसफॉर्म में। ठीक है। ट्रांसफॉर्म से हम ऑटोमेटिक रिकॉर्ड में आएंगे। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड से हम जेंडर को चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ से जेंडर मूव करवाया, और इसको मैंने सेक्स था तो मैंने इसको जेंडर का नाम दे दिया। एट क्यों नेम दे दिया। अब यहाँ लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, इसका मतलब ये है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो उसकी बात कर रहे हैं कि आप लोअर से स्टार्ट करना चाह रहे हो, विच में से ABC वाइज आप चाह रहे हो कि जो फॉर एग्जांपल अगर मेल फीमेल है तो F पहले आ रहा है और M बाद में आ रहा है, तो F फीमेल को वन कर देगा और मेल को टू कर देगा। अगर आप हाईएस्ट करोगे तो ये क्या करेगा, ये जो ना लास्ट से स्टार्ट करेगा, विच मीन्स के मेल M पहले आता है, लास्ट से अगर चले हायर वैल्यू है, और एफ बाद में आता है। अगर हम हायर साइड से बात करते हैं तो ये क्या करेगा, मेल को वन कोड कर देगा और फीमेल को टू कोड कर देगा। तो ये अब आप पर है कि आप किस तरह इसको कोड करना चाहते हो। आप ओके करेंगे तो देखें इसने नया मेरे पास जेंडर का वेरिएबल बना दिया, और इस पर मैं क्लिक करता हूं तो इसने क्या किया, मेल और फीमेल के लिहाज से ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमने सीखी थी रिकॉर्डिंग इनटू डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे। ठीक है। इक्वल टू डिफरेंट वेरिएबल्स में आएंगे, यहाँ से हम अपनी एज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसको हमें नया नाम देना है। सेम नेम नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। किसी एक डेटा शीट में अगर आपने सेम नेम से दो वेरिएबल बना लिए तो वो बनेंगे ही नहीं। तो इसलिए आप जो अगर कोई दूसरा वेरिएबल बना रहे हो सेम वेरिएबल के लिए, तो आपने उसके नेम के अंदर कोई ना कोई चेंज करना है। तो इसलिए मेरा एज था तो मैंने उसको एज ग्रुप कर दिया। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज में आया। अब मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ कि पहली कैटेगरी में उन पार्टिसिपेंट्स की बनाऊं जिनकी एज लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स है। इस डेटा को हम कल एक्सप्लोर कर चुके हैं, इसलिए मुझे याद है कि हमारे पास जो है मिनिमम 9 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है। और मैक्सिमम 60 तक जा रहा था इन मंथ्स। तो मैंने पहली कैटेगरी सोची कि मैं बनाऊंगा पहली कैटेगरी की किसकी, उन पार्टिसिपेंट्स की जिनकी एज लेस, या उन पेशेंट्स की जिनकी एज लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स है। दूसरी कैटेगरी में उनकी बनाऊंगा जिनकी एज जो है वो 13 से लेकर 24 मंथ्स है। थर्ड कैटेगरी में उनकी बनाऊंगा जिनकी एज 24 से मोर देन 24 मंथ्स है। तो अब अगर हम लेस देन इक्वल की बात करते हैं, जिस तरह मैंने बात की कि मेरी पहली कैटेगरी क्या होगी, वो पेशेंट जिनकी एज लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स है, तो विच मीन्स कि मुझे क्या करना पड़ेगा, रेंज लोएस्ट थ्रू वैल्यू को यूटिलाइज करना पड़ेगा। रेंज लोएस्ट थ्रू वैल्यू का मतलब ये होता है लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 12 पुट करेंगे, तो इसका मतलब ये कि इसको कोड करेगा लेस देन इक्वल टू 12। देन इसके बाद हम टू पुट करेंगे, विच मीन्स कि मैं सेकंड कैटेगरी बनाना चाह रहा हूँ।
और सेकंड कैटेगरी कैटेगरी मैंने जिस तरह कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि 13 से लेकर 24 मंथ्स वाले जो उसकी बन जाए, तो अब यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन में जहां पर आप रेंज बनाना चाह रहे हो तो आप रेंज पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर इसको आप बता दोगे कि आप किस वैल्यू से किस वैल्यू के बिटवीन करना चाह रहे हो। तो मैं रेंज 13 से लेकर 24 करता हूँ और उसको मैं ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से थर्ड कैटेगरी में बनाना चाह रहा हूँ उनकी जिनकी एज मोर देन 24 है। तो जो वैल्यू थ्रू हाईएस्ट है इसका मतलब है मोर देन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 पुट करेंगे, सॉरी 24 पुट करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद कंटिन्यू करके ओके करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम डेटा में जाएंगे तो हमारे पास एक नया वेरिएबल जनरेट हो चुका है, दिस वन एज ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब एज ग्रुप जनरेट तो हो गया, लेकिन अगर आप नोट करें या इस पे वैल्यू लेवल पे क्लिक करें तो कोड नहीं हुआ हुआ। मतलब आपके पास कैटेगरीज तो बन गई लेकिन उसकी कोडिंग नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, एज ग्रुप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, और फर्स्ट हमने कैटेगरी बनाई थी उनकी जिनकी एज लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स थी। सेकेंड हमने उनकी बनाई थी जिनकी एज 13 से लेकर 24 मंथ्स थी। थर्ड हमने उनकी बनाई थी जिनकी एज मोर देन 24 मंथ्स थी। ठीक है, ओके किया, और ओके करने के बाद हमने देखा तो हमारे पास ये कैटेगरीज बन गई, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं, मैं काइंड ऑफ रिवीजन था तो मैंने कहा मैं करवा दूं आपको। इस यहाँ तक मुझे कंफर्म कर दें, फिर हम आज के प्रॉपर सेशन स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ओके, ठीक हो गया, ग्रेट। अच्छा, अब ये काम होने के बाद अब हम एक काम ही कर रहे हैं, हम इस फाइल को करते हैं क्लोज, ठीक है। हमने कल बार रिकॉल कर लिए ताकि जो पार्टिसिपेंट्स अगर ऐसे हैं जो कि कल के सेशन में नहीं थे किसी वजह से, तो उनको रिकॉल हो जाए और वो इजीली हमें साथ में जो है ना ज्वाइन कर सकें। अच्छा, अब मैं एक डेटा शीट ओपन कर रहा हूँ, सैम्पल डेटा शीट डे 2 के नाम से। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं, जो पीपीटी आपसे शेयर की गई है उसमें जो वर्किंग हुई हुई है ना, वो स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे हुई है। मैं इंटेंशनली इसको नहीं यूटिलाइज कर रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जब प्रेजेंटेशन देखें सेम डेटा अवेलेबल हो और आप उसके ऊपर वो सेम वर्किंग जो पीपीटी में अप्लाई हुई वो रन करके क्रॉस चेक कर लें, तो वो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और प्लस कंफर्म भी आपको हो जाएगा कि आप वर्किंग ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो अब हम आते हैं अपना सैंपल डेटा शीट। अच्छा, इसके अलावा हमने कल दो तीन चीज़ें और देखी थी। एक हमने सेलेक्ट केस को डिस्कस किया था, एक हमने स्प्लिट फाइल को सेलेक्ट किया डिस्कस किया था, और एक हमने कंप्यूट वेरिएबल को डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो उसको हम आज देखेंगे कि जहाँ पर हमारा यूटिलाइज हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें डिस्क्रिप्टिव, बेसिकली हम जब अपना एनालिसिस करते हैं ना, या हम अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ स्टेटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स को हम दो मेजर ब्रांचेस के अंदर ब्रेक करते हैं, या दो बेसिक टाइप्स के लेंगे, दो टाइप्स में हम ब्रेक करते हैं। एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होती है, और या डिस्क्रिप्टिव आप उसको स्टैटिस्टिक्स के लें। और सेकंड हमारे पास जो है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है, जिसको आप इन्फ्रेंशियल एनालिसिस कह लें। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है, हम जस्ट अपने डेटा को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, यानी हम कुछ फोरकास्टिंग कुछ भी नहीं कर रहे होते, बस जो हमारा डेटा है उसी के ऊपर हम चीज़ें कर रहे होते हैं। तो अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर एक तो हमारे पास जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस रन करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव की फॉर्म आ जाती है। जो हम मीन एस डी निकाल रहे होते हैं डेटा का, मीडियन निकाल रहे होते हैं, वो हमारे पास जो है वो सेम क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव का पार्ट होता है। या हम जो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो भी हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की ही टाइप होती है, ठीक है। यानी हम जस्ट उसको अपने डेटा को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम बेसिकली करते ही हैं कि हम ये अज्यूम करते हैं कि हम किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, किसी क्लेम को टेस्ट कर रहे हैं, यानी आप ये कह लो कि पॉपुलेशन के बारे में, जनरल ऑडियंस के बारे में, जर्नल जर्नल जो कोई डिजीज है उसके पेशेंट के बारे में एक रिसर्चर कहता है कि इसको ये ड्रग देने से इम्प्रूवमेंट होती है। तो अगर हम उसको अपनी लिमिटेड सेटिंग में उसको चेक करने चाह रहे हैं, विच मीन्स कि हम सैंपल की बेस पर उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, कि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। और बेसिकली ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की ही एक काइंड ऑफ जो है वो ब्रांच है या टाइप है, ठीक है।
तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हम सिंपल ये करते हैं कि सैंपल की बेसिस पर पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब वो दो तरीके से होते हैं, एक हम एस्टिमेशन के थ्रू करते हैं कि हम पॉपुलेशन की बेस पर बताते हैं कि अच्छा पॉपुलेशन के अंदर ये चीज़ इस रेंज से इस रेंज के तक लाया करेगी, या हम ये करते हैं कि पॉपुलेशन के बारे में कोई क्लेम होता है और उसको हम देख रहे होते हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा उसको ड्राई नहीं करना चाह रहा, फिलहाल इतना ही रखते हैं और आप ज़रा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों इस वक्त आपको ये चीज़ें दोनों क्लियर करने बेहतर समझी या बताना बेहतर समझा। अच्छा, अब हम एक काम ही करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जेंडर एजुकेशन और बाकी चीज़ें हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे जो डेटा है उसके अंदर कितने मेरे पास मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज में आना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में आना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसीज में आना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसीज पे आके यहाँ से हम क्या करेंगे, जेंडर को सेलेक्ट करेंगे, ये टैब पे क्लिक करेंगे, मूव हो जाएगा। मूव होने के बाद यहाँ पर मेक श्योर कीजिएगा कि चेक लगा हुआ है डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स में, क्योंकि इनिशियली होता ही है कि चेक तो लगा होता है, लेकिन आप जब वर्किंग करते हो तो बाय मिस्टेक ये अनचेक हो जाता है। जब ये अनचेक हो गया तो इसका मतलब ये है कि आप इसके ऊपर ग्राफ आपका, सॉरी टेबल आपका नहीं बनेगा, तो विच मीन्स आपके मैंडेटरी कि आपने उसको चेक लगाना है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे पास ये आउटपुट फाइल के अंदर अलग से आउटपुट जनरेट होना शुरू हो गया। यह हमें ये बता रहा है कि हमारे पास टोटल 212 पेशेंट्स हैं, जिनके अंदर हमारे पास 156 मेल्स हैं, 56 फीमेल्स हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करते हैं तो हमारे पास 73.6% मेल है और 26.4% फीमेल्स हैं। अच्छा, ये वैलिड और कुमुलेटिव का क्या मतलब है? देखें, कुमुलेटिव में, चलो कुमुलेटिव वाला फिलहाल मैं होल्ड करता हूँ, बल्कि दोनों होल्ड करते हैं, और मैं एक आपको दूसरे वेरिएबल के ऊपर चीज करवाता हूँ और वहां से फिर आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ से मैं कुछ ये मिस कर देता हूँ। ठीक है, और अब बताते हैं। अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम एक काम ये करते हैं कि जो एजुकेशन है हम उसकी भी जरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं। तो सेम हम एनालाइज में आएंगे, डिस्क्रिप्टिव में आएंगे, फ्रीक्वेंसीज में आएंगे, जेंडर को हम वापस मूव बैक करेंगे, लेवल ऑफ एजुकेशन को हम जो है वो मूव करवाएंगे, ओके करेंगे। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील हो रहा होगा। अब देखिए हमारे पास जो कॉलम्स है ना, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज, या सिंपल फ्रीक्वेंसी तो आप सेम रिपोर्ट करोगे, परसेंट और वैलिड परसेंट हम कब यूटिलाइज करेंगे? देखो, जब आपके डेटा में कोई मिसिंग डेटा नहीं होगा ना, तो उस केस में आप परसेंटेज वाला कॉलम उसको कंसिडर करोगे और उसको ही लेके चलोगे, उसके अंदर जो वैल्यूज है वो कंसिडर करोगे। लाइक मैं अगर ऊपर जाता हूँ और मैं जेंडर की बात करता हूँ, तो जेंडर के अंदर देखें हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू नहीं थी, तो हमने 73.6 और 26.4 रिपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ मैं अगर आता हूँ तो ये बता रहा है कि सिस्टम में 3 वैल्यूज मिसिंग हैं, तो विच मीन्स कि अब इस कंडीशन में मैं परसेंट ये नहीं यूज कर सकता। द रीजन स्टेट के टोटल 98.6% बन रहा है, जबकि परसेंट का मतलब ये है कि हमें 100 में से आउट ऑफ 100% बताना है कि कितनों लोगों में प्राइमरी एजुकेशन थी, कितनों में मैट्रिक थी, कितनों में इंटरमीडिएट थी, कितनों में बैचलर थी, कितनों में मास्टर थी। तो अब इस कंडीशन में इसको 100% बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम वैलिड परसेंटेज को यूटिलाइज करेंगे, विच मीन्स कि हम फ्रीक्वेंसी रिपोर्ट करेंगे तो हम बताएंगे कि हमारे पास 1.9% जो है वो प्राइमरी एजुकेशन वाले थे, 9.1% हमारे पास मैट्रिक वाले थे, 3.8% हमारे पास इंटरमीडिएट वाले थे, 67% हमारे पास बैचलर एजुकेशन वाले थे, और 18.2% हमारे पास मास्टर्स वाले थे। ठीक है। अच्छा, कुमुलेटिव में क्या होता है, कुमुलेटिव मीन्स के ऐड ऑन, वो ऐड कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि मेरे पास प्राइमरी और मैट्रिक वाले टोटल कितने थे, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुमुलेटिव के अंदर आके मैट्रिक वाले ले लूंगा वैल्यू। दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये कि मैं एक काम ये करूँ, ये प्राइमरी यानी 1.9 और 9.0, इन दोनों को ऐड करूं और इन दोनों को ऐड करके बताऊं। दूसरा तरीका यह है कि मैं काम ये करूं, सिमिलरली जिस चीज की वो बात कर रहा है मैं उस पर आ जाऊं, मैं मैट्रिक पे आऊं और ये वैल्यू देखो, मैं कहूँ अच्छा भाई 11% लोग ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन मैट्रिक या प्राइमरी थी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एजुकेशन टिल बैचलर है, विच मीन्स के बैचलर है उससे बिलो। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 81.8% है, तो विच मीन्स मैं बताऊंगा कि 81.8%, या तो मैं इन अगेन इन चारों को ऐड कर दूं, या आसान तरीका ये है कि मैं कुमुलेटिव के अगेंस्ट जो वैल्यू उसको रिपोर्ट कर दूं और बताऊं कि 81.8% ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन बैचलर या उससे बिलो है। यहाँ तक ये बात समझ आ गई? अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें आउटपुट को मैंने अभी सेव नहीं किया, तो इसको मैं सेव पे क्लिक करूंगा।
अगेन मैं लोकेशन डेस्कटॉप फिलहाल सेव सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं एज अ आउटपुट फाइल सेव करूँगा। तो अब अगर आप देखें तो मेरे पास पैरेलल में दो फाइल्स हैं, एक स्पेसेस वाली, स्पेसेस को मैं अलग सेव करता रहूंगा, और जो आउटपुट वाली यानी एक डेटा वाली फाइल उसको मैं अलग सेव करता रहूंगा, और एक मेरे पास जो आउटपुट वाली फाइल है उसको मैं अलग सेव करता रहूंगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या कोई ऐसी चीज़ जो आपको क्लियर ना हो, काइंडली पूछ लें, देन हम आगे मूव करते हैं। कुमुलेटिव का बेनिफिट ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एज ग्रुप्स है ना, और एज ग्रुप्स में मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने हमारे पास मतलब सिंपल आप ये कह लो, कम्युलेटिव का बेनिफिट ये है कि आपको वो कंबाइन परसेंटेज बता देता है, इंस्टेड ऑफ कि आप मैन्युअली उसको ऐड करके बताओ, वो आपको डायरेक्टली उस स्पेसिफिक रो में आप जाओगे और उससे प्रीवियस जितने उन सबको ऐड ऑन करके बता देता है। सिंपल ये बेनिफिट है। क्लियर हुई बात ईशा? जी प्लीज कंफर्म कर दें, फिर हम आगे मूव करते हैं। पर नहीं, इस केस में देखें ना, अब हम इंटरेस्टेड हैं कि हम ये देखें कि कितने ऐसे हैं जिनके एजुकेशन बैचलर से बिलो है, तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। भी इसी तरह एज ग्रुप है, एज ग्रुप में भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल परसेंटेजेस हैं, उसको भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ए प्लस है, ए है और बी है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने ऐसे हैं जिनका ए प्लस और ए है। तो बजाय कि मैं उसको मैन्युअली जाके कैलकुलेट करूँ ऑन द स्पॉट, बेहतर है कि मैं कम्युलेटिव से डायरेक्टली उसकी वैल्यू पिक कर लूँ। तो आप पर यूजुअली हम इट यूज नहीं करते, लेकिन क्योंकि आउटपुट में आ रही चीज, तो हमने डिस्कस कर ली। बेनिफिट बहरहाल है आपका, अब ये आप पर है कि वो आपके लिए आपके सिनेरियो में कितना हेल्पफुल है। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। यूजुअली हम परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी रिपोर्ट करते हैं। अगर डेटा में हमारे पास जो है मिसिंग वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, उस केस में हम वैलिड पे बात करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब आगे मूव करते हैं। अच्छा अब हमने इस चीज देख ली, अब एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर क्या हमेशा हम ये एक एक ही मूव करेंगे या एक एक वेरिएबल पे काम करेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप एट अ टाइम मल्टीपल वेरिएबल्स को मूव कर सकते हो। अच्छा दूसरी चीज, हमने जब वहां बात की थी ना कि हम इसको स्केल देंगे, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? देखो अब मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, मैं नया बंदा हूं, मुझे डेटा के बारे में कोई हाव नाव नहीं है कि डेटा क्या है। तो लेकिन आपने क्योंकि उसको जो है वो मेजरमेंट को सेलेक्ट किया हो, तो अब मुझे पता है एज जो है वो क्वांटिटेटिव है। तो विच मीन्स को क्वांटिटेटिव के ऊपर तो मैं फ्रीक्वेंसीज रन नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसका मतलब ये उसमें यूटिलाइज नहीं करूंगा। जेंडर के ऊपर देखें, तीन जो बैलेंस टाइप है, ये नॉमिनल का साइन है। ऑर्डिनल के ऊपर ये बार के जो तीन कॉलम्स हैं, ये आगे ऑर्डिनल का साइन है। तो विच मीन्स के सारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। अच्छा ये याद रखिएगा, जो फ्रीक्वेंसीज है ना, फ्रीक्वेंसीज हम हमेशा जो है वो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज हमेशा हम जो है वो क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए यूटिलाइज करते हैं। अच्छा इसको सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि आपने जेंडर पर क्लिक किया, ठीक है, कंट्रोल प्रेस किया रखा, और अपने माउस का राइट क्लिक प्रेस करते रहना है, ठीक है। तो जो जो वेरिएबल आपको सेलेक्ट करना है, आप आपकी एक एक फिंगर जो है वो कंट्रोल के ऊपर है ऑलरेडी, और दूसरा आप राइट क्लिक कर रहे हो और उससे क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, देन मूव कर लोगे। और फॉर एग्जांपल आपने एक काम में करना है कि यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करना है सारे वेरिएबल्स, तो आप इस पर रख के शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे भी सेलेक्ट हो जाएंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने वन बाय वन, फॉर एग्जांपल मुझे तीनों वेरिएबल चाहिए, तो मुझे ये तीनों, फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए और रेजिडेंस चाहिए, लेट्स आप उस तरह बात कर लेते हैं। जेंडर पे मैंने रखा, कंट्रोल मेरे पास मैंने प्रेस किया हुआ है, राइट क्लिक किया, माउस से रेजिडेंस सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि स्मोकिंग से लेकर हाइपरटेंशन तक सारे सेलेक्ट हो जाएं, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा। शिफ्ट प्रेस जैसे करूंगा और देन लास्ट जो कैटेगरी होगी उस पर क्लिक करूंगा, तो वो सारे वाले सीक्वेंस से पिक कर लेगा, ठीक है। तो ये समटाइम हमें होता है कि हम किस तरह कर सकते हैं, तो इस तरह हम कर सकते हैं इसको। देन हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद देखें उसने क्या किया, एक क्लिक के ऊपर आपके डेटा में जितने भी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं जिनका आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो, वो आपको बना के दे देगा, ठीक है। अच्छा अब फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है।
तो जब आपके पास डेटा क्वांटिटेटिव होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट करते हैं। तो अब अगर हम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड है तो हम क्या क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम एनालाइज पर आएंगे, डिस्क्रिप्टिव पर आएंगे, अगेन डिस्क्रिप्टिव पर आएंगे, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव, देन यहाँ से एज अगेन मल्टीपल में सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि एज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के ऊपर मैंने अपना फिंगर रखी हुई है, ठीक है। माउस से राइट क्लिक पे ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग भी, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज भी सेलेक्ट कर लिया। हाइट पे भी मैंने टिक किया, राइट क्लिक से लेफ्ट, वेट को भी, बीएमआई को भी और ट्यूमर साइज को भी, सारे सेलेक्ट हो गए। मूव किया मैंने राइट साइड पर, ओके किया मैंने। तो इसने क्या किया, मुझे एज, डिजीज ड्यूरेशन, हाइट, वेट, बीएमआई और ट्यूमर साइज सबकी डिस्क्रिप्टिव प्रोवाइड कर दी। ना सिर्फ इसने मीन स्टैंडर्ड डिविएशन प्रोवाइड किया, बल्कि इसने हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी दे दी। हमें ये भी पता चल गया कि हमारे डेटा के अंदर मिनिमम वैल्यू 26 है, मैक्सिमम वैल्यू 73 है एज की। हमारे पास डिजीज ड्यूरेशन 1 से लेकर 24 मंथ्स का है। हाइट हमारे पास 155 cm से 179 cm तक है। वेट हमारे पास 59 से 80 kg का है। बीएमआई हमारे पास 20.29 से 27.68 है। और ट्यूमर साइज हमारे पास 0.10 से 9.00 है। और सेम हमारे पास उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास, ये तो हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन आ गई ना। अच्छा, अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जनाब हमारे पास सिर्फ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ना है, बल्कि मुझे मजीद भी ज्यादा डिटेल रिक्वायर्ड है, तो उस केस में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है एक्सप्लोर का, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। हम क्या करेंगे, उसके लिए एनालाइज में आएंगे, डिस्क्रिप्टिव में आएंगे, एक्सप्लोर पर आएंगे। और एक्सप्लोर से आकर यहाँ से मुझे फॉर एग्जांपल एज के लिए रिक्वायरमेंट है, मैंने एज को मूव करवाया डिपेंडेंट लिस्ट के अंदर। और यहाँ पर मैं स्टेटिस्टिक्स के ऊपर चेक लगा के ओके कर दूंगा। तो अब आप देखें मेरे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ गई। मुझे मीन भी पता चल गया, मुझे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी पता चल गया कि मीन किस रेंज से किस रेंज तक लाई कर रहा है। जो मैं काइंड ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं ना, कि हम एक्सट्रीमेशन करते हैं, तो ये काइंड ऑफ वही चीज़ है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ट्रिम मीन भी आ गया। यूजुअली हम ट्रिम मीन यूज नहीं करते, ठीक है। ट्रिम मीन का मतलब ये है कि जो 95% उसने निकाला उसके बाद जो बचा है वो मीन क्या है। देन मीडियन भी आ गया, वेरिएंस भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, मिनिमम वैल्यू भी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई, रेंज भी आ गई, इंटरकोटाइल रेंज भी आ गई, स्किवनेस भी आ गई, कर्टोसिस भी आ गई। तो मल्टीपल चीजें जो है वो हमें मिल गई। अच्छा, आप देखें हमारे पास अगर तो हमारे डेटा के अंदर कोई आउटलायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं हमारी रेंज बड़ी नहीं है वैल्यूज की, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट करते हैं। या आप दूसरे वर्ड्स में कह लो कि अगर आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, नॉर्मलिटी को फॉलो करता है, तो उस कंडीशन में हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर कंडीशन ये हो कि हमारे पास डेटा के अंदर या तो बहुत ज्यादा वेरिएशन, फॉर एग्जांपल एज मेरे पास 1 ईयर भी है और मेरे पास 99 ईयर्स भी है, तो उससे क्या हुआ, हमारे पास वेरिएशन बहुत ज्यादा हो गई। वेरिएशन बहुत ज्यादा जब होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना वो मीन से बढ़ जाएगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो उस इस तरह की कंडीशंस में आपने करना क्या है कि इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यू हैव टू रिपोर्ट मीडियन अलोंग विद इंटरकोटाइल रेंज, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आप रिपोर्ट करेंगे। ये बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो पूछ लें क्विकली। जी, यहाँ तक क्लियर, तो हम आप पार्टिसिपेंट्स को क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें, ताकि मुझे पता भी चले सब एक्टिव हैं या बस ऑन करके गए हुए हैं सब। ग्रेट, विच मीन्स सब सुन रहे हैं। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, डॉक्टर शमाइला रिपीट करता हूँ मैं। ठीक हो गया। ओके ग्रेट, विच मीन्स के मेजोरिटी को क्लियर है, बस एक आध पार्टिसिपेंट्स को मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ उनके लिए। अच्छा देखिए, हमने ये बात की कि अगर हमारे पास, मैं सिंपल ये करता हूँ, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को देखता हूँ 13.15 है, ठीक है। डेटा की रेंज देखता हूँ 26 से 73 तक है, विच मीन्स के बहुत ज़्यादा मेरे पास वाइड रेंज नहीं है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट करूँगा। अगर इन केस मेरे पास ये जो मिनिमम मैक्सिमम की बिटवीन जो वैल्यूज है ना, इसकी रेंज बहुत ज्यादा हो जाए, करंट कंडीशन में 47 है, फॉर एग्जांपल जब बहुत वैल्यू बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा 199 तक आ जाए, तो उस कंडीशन में होता ये है कि जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि फिलहाल अभी 13.15 है,
ये हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 48.32 है इससे ग्रेटर हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर हम उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज रिपोर्ट करनी होती है। दूसरा काम हम ये तब करते हैं, हम नॉर्मलिटी चेक करते हैं। नॉर्मलिटी भी हम अभी तो फिलहाल नहीं कर रहे, लेकिन एंड ऑफ द सेशन मैंने रखा हुआ है कंटेंट में, तो हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर, बल्कि इनफैक्ट हम एक काम ये करेंगे, जब हम टेस्टिंग पे जाएंगे ना, मैं उससे पहले आपको एक आइडिया दे दूंगा कि हम नॉर्मलिटी किस तरह टेस्ट करेंगे। तो हम उसको चेक कर लेंगे, तो आप जो है वो देख लीजिएगा पहले, फिर इधर आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो फॉलो कर रहा है, दैट्स ग्रेट, report mean along with standard deviation. If not following normal distribution, then go with median and interquartile range. Okay. जी डॉक्टर शुमाइला क्लियर हुआ? जी बिल्कुल ईशा, ऐसा ही है। अगर डेटा नॉर्मल नहीं होगा तो वी हैव टू रिपोर्ट मीडियन एंड स्टैंडर्ड, मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज। जी सर, पी वैल्यू के बारे में बात होगी, वो इंशाल्लाह अब आगे हम करते हैं, ठीक है। हमें अब अभी हम डिस्क्रिप्टिव में हैं, जिसके अंदर हम जस्ट जो डेटा है उसी के बारे में चीज़ें बता रहे हैं। फोरकास्टिंग या टेस्टिंग वाली चीज़ फिलहाल नहीं कर रहे, वो आगे है हमारे पास, हम देखते हैं उसको। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मुझे ग्राफ्स बनाने हैं, तो ग्राफ्स आप दो तरीकों से बना सकते हो। अच्छा, इनफैक्ट इसमें एक और चीज़ भी, दो चीज़ें मजीद बता देता हूँ। एक तो ये कि जो हमने कल के सेशन में चीज़ डिस्कस की थी, कि सेलेक्ट केस क्या होता है और स्प्लिट केस क्या होता है। तो अब जिस तरह मैंने ड्यूरेशन ऑफ डिजीज देखी है, मेरे पास 10.64 आई है, ठीक है, विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8.73। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ड्यूरेशन ऑफ डिजीज देखूं अकॉर्डिंग टू मेल और फीमेल। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डेटा पर आऊंगा, या इनफैक्ट मैं सबके लिए जो अभी तक मैं एनालिसिस की मैं चाह रहा हूँ सब मुझे जो जेंडर वाइज भी मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, डेटा में आऊंगा, स्प्लिट फाइल पे आऊंगा, यहाँ से कंपेयर ग्रुप्स करूंगा। दो ऑप्शंस हैं, कंपेयर ग्रुप्स और ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप्स। पहले मैं कंपेयर ग्रुप से रन करता हूँ और फिर ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप्स से करता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। मैं इसको कंपेयर, मैं चाह रहा हूँ जेंडर वाइज स्प्लिट हो जाए, कंपेयर हो जाए। ओके किया मैंने, देन मैं एनालाइज में आया, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज में आया, वही जो पहले किया था, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ऑलरेडी मूव हुआ है, मैंने इसको जस्ट ओके किया। ओके करने पे अब देखें जरा आप, उसने क्या किया, जो मेल्स हैं उनके लिए अलग पूरी वर्किंग कर ली, ठीक है। मेल्स के लिए देखिए मेरे पास पूरी वर्किंग टोटल 156 थे, उनकी परसेंटेज अलग आ गई, फीमेल के अलग आ गई। रेजिडेंस में भी ऐसा हुआ, यानी मेल और फीमेल जो कैटेगरी जिसके अकॉर्डिंग मैं स्प्लिट करना चाह रहा था उसके अकॉर्डिंग उसने सब स्प्लिट करके दे दिया मुझे। यहाँ से मुझे ये भी पता चल गया कि मेल्स के अंदर हाइपरटेंशन 63.5% है और फीमेल के अंदर मेरे पास 51.8 है। मेल्स के अंदर जो डायबिटिक की प्रिवेलेंस है वो 53.2 है, फीमेल के अंदर 48.2 है। स्मोकिंग हमारे पास मेल में 53.8% है और फीमेल्स के अंदर 23.2% है। तो ये हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल है जिससे हम काफ़ी इजिली काम कर सकते हैं। दूसरा जो हम इस पे कर सकते हैं काम, डिस्क्रिप्टिव वाला मैं रन करता हूँ और ओके करता हूँ इसको मैं। तो अब यहाँ देखें इसने क्या किया, वही सेम वर्किंग स्प्लिट कर दी मेल और फीमेल के लिए। सेम अगर मैं यही कमांड स्प्लिट फाइल वाली यूज करता हूँ और इसको मैं ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप करता हूँ, तो इससे सिर्फ क्या होगा, अभी ये एक ही टेबल के अंदर बीच में एक लाइन लगा के स्प्लिट कर रहा है, लेकिन जब मैं ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप्स करूंगा तो वो करेगा ये कि मेल के लिए बिल्कुल अलग टेबल दे देगा और फीमेल के लिए बिल्कुल अलग टेबल दे देगा। लेट्स सी इट। एनालाइज में आए, फ्रीक्वेंसी में आए, ठीक है, अगेन मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, जो जेंडर को मूव करा देता हूँ क्योंकि जेंडर के बेस पे मैंने उसको स्प्लिट करवाया हुआ है। ओके किया। आप देखें इसने क्या किया, जेंडर मेल है, 156 है, फ्रीक्वेंसी उसकी ये रही, ठीक है। ये सारे इसने पहले मेल के लिए वर्किंग कर दी, फिर उसके बाद इसने जेंडर इज इक्वल फीमेल, और फिर फीमेल के लिए वर्किंग कर दी। तो अब मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस होती है, मैं ये करता हूँ कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही यूटिलाइज करता हूँ ताकि एक टेबल के अंदर मेरे पास दोनों आ जाए। लेकिन अगर किसी को जो है वो किसी की नीड ये है कि हम इसको अलग अलग देख लें, तो वो उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब आप वर्किंग कर रहे हैं, लाइक जिस तरह मैंने अभी वर्किंग कर ली, तो अब मुझे अगर दोबारा पूरे कंप्लीट डेटा को यूटिलाइज करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप यहां से जाकर स्प्लिट फाइल वाला ऑप्शन क्लोज करेंगे, यानी आप क्या करेंगे, एनालाइज ऑल केसेस को करके ओके करेंगे। अच्छा, सेम एक हमने दूसरी जो कमांड थी वो हमने देखी थी सेलेक्ट केस की, वो भी देख लेते हैं। डेटा पर आया मैं,
ठीक है, डेटा पर आए और यहाँ से हम आए सेलेक्ट केस पर। और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ इफ कंडीशन सेटिस्फाइड पे क्लिक करूंगा। इफ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं उसको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ड्यूरेशन ऑफ डिजीज जो है ना, वो जिनकी लेस देन 7 है उनके लिए मैं देखना चाह रहा हूँ। अब आप ये भी कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे मेल के लिए देखना, तो मैं सिंपल जेंडर को मूव करवा के मेल के लिए देखना 1 करूंगा, ओके करूंगा, वो जस्ट मेल को ले लेगा। चले पहले जेंडर पे वो देख लेते हैं। चले कंटिन्यू किया, ओके किया। मैं आता हूँ यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज में और मैं जेंडर को इसमें ले आता हूँ और ओके करता हूँ। तो अब देखें इसने क्या किया, मेरे पास सिर्फ जो मेल्स हैं उनका 156 वो लिए और उन 156 के लिए ही रिजल्ट दिए, उसने फीमेल्स को बिल्कुल ओमिट कर दिया। लाइक इस तरह शो हो रहा है कि हमारे पास फीमेल है ही नहीं। इसी तरीके से अगर मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कंडीशन दूं इसको मैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि आप एक काम ये करें, एक मिनट जनाब। हाँ, मैं इसको कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म में आके, सॉरी डेटा में आके सेलेक्ट किस पे आता हूँ और मैं यहाँ इसको 2 कंडीशन देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो मेल को लेना है और साथ में आपने ये काम ही करना है कि जिनकी ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, या चले रेजिडेंस कर लेते हैं, रेजिडेंस जिनकी अर्बन की है, उनको लेना है। मतलब मैंने 2 कंडीशन दे दी, मैं ये भी कर सकता हूँ, 3 कंडीशन भी दे सकता हूँ, लाजमी नहीं है सिर्फ एक ही कंडीशन। कंटिन्यू करूंगा मैं इसको, ओके करूंगा। और अब अगर मैं परफॉर्म करूंगा अपना एनालिसिस, तो आप ये देखोगे कि इसने क्या किया, 118 ले लिए। यानी अगर मैं इस पे देखूं तो देखें रेजिडेंट्स में अर्बन 118 थे, ठीक है, और मेल्स ही लिए इसने सारे। तो उन 118 के ऊपर वर्किंग कर ली। तो अगर आपको इस तरह कोई स्पेसिफिक कंडीशन है या आप फर्दर इन डेप्थ जानना चाह रहे हो डेटा के, फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल लैब पैरामीटर्स हैं और आप उसमें देखना चाह रहे हो कि अच्छा ये कंडीशन स्पेसिफिक होंगी तो उनके अंदर क्या चीज़ आ रही है, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप उसको सेलेक्ट केस के थ्रू कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शन है। तो कहीं पर आपको नहीं हो तो लाजमी इसको यूटिलाइज कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ तक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की तो बात हो गई। अच्छा, एक और हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमें चाह रहा हूँ कि मैं फाइल को स्प्लिट ना करूँ, स्प्लिट किए बगैर मैं इसको देख लूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज में आएंगे, स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव में आएंगे, एक्सप्लोर पर आएंगे, एच मौजूद है। मैं यहाँ से फैक्टर लिस्ट में जिस वेरिएबल को मूव करवाऊंगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको ब्रेक कर देगा। मैं फिलहाल जेंडर के साथ चाह रहा हूँ तो मैंने जेंडर से उसको ब्रेक करवाया, ओके किया। तो इसने क्या किया, वही काम जो स्प्लिट फाइल कर रहा था वही इसने यहाँ खुद ही कर दिया, मेल और फीमेल के लिहाज से मुझे अलग अलग रिजल्ट दे दिए। तो ये चीजें आप कर सकते हो। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई चीज ऐसी जो समझ ना आई हो, क्विकली पूछ लो फिर आगे मूव करते हैं। ओके। अच्छा, इसके बाद हम एक काम ये करते हैं, हम जरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे चले आते हैं। ग्राफ 2 तरीकों से आप बना सकते हो। एक तो आपके पास सिंपल, आप वही एनालाइज में आओ, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज में आओ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चार्ट्स का। यहाँ पर बार चार्ट्स हैं, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि बार चार्ट कब यूज करना है, पाई चार्ट कब यूज करना है, हिस्टोग्राम कब यूज करना है। देखिए, हिस्टोग्राम आप तब यूज करोगे जब आपके पास जो वेरिएबल है आपका ना, वो क्वांटिटेटिव हो। अगर तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा तो उसके लिए हिस्टोग्राम यूटिलाइज होगा, क्वालिटेटिव के लिए यूज नहीं होगा। अब विच मीन्स कि हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, बार और पाई चार्ट्स। तो हमें डिसाइड करना है कि व्हेन टू यूज बार चार्ट एंड व्हेन टू यूज पाई चार्ट्स। तो देखिए, अगर आपके पास जो है वो 3 4 कैटेगरीज हैं, 3 4 रिस्पॉन्सेज हैं, उस कंडीशन में यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं कि आप पाई चार्ट पे चले जाएं। और अगर आपके पास ज्यादा कैटेगरीज हैं तो उस कंडीशन में आप बार चार्ट पे चले जाएं। द रीजन इज डेट कि अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास जो है वो वेरिएबल है और उसके अंदर 6 रिस्पॉन्सेज हैं, 8 रिस्पॉन्सेज हैं, उसके मैं पाई चार्ट बनाऊंगा ना तो वो बन तो जाएगा, लेकिन उसकी जो ग्राफिकल विजुअलाइजेशन है ना, प्रेजेंटेशन, वो अट्रैक्टिव नहीं होगी, उसमें कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो काइंड ऑफ गोला गंडा बन जाएगा, डिफरेंट कलर उसमें आ रहे होंगे। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये होती है कि अगर आपके पास कम कैटेगरीज तो गो विथ पाई चार्ट, अगर ज़्यादा कैटेगरीज तो गो विथ
बार चार्ट। फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम क्योंकि दोनों पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ से पाई चार्ट सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप फ्रीक्वेंसीज बताना चाह रहे हो परसेंटेज। तो पाई चार्ट के अंदर हम परसेंटेजेस के ऊपर यूजुअली वर्क करते हैं, तो इसको कंटिन्यू करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब क्या होगा, वो ना सिर्फ ये कि आपको जो पहले इसने फ्रीक्वेंसीज दी थी वो देगा, बल्कि साथ में आपको इस तरह का ग्राफ भी दे देगा। आप देखिए मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 कैटेगरीज है, तो इस तरह बना। अगर ज्यादा कैटेगरीज होती तो हो सकता है कि मजीद जो ना अजीब से इसका लुक आता, पर ये हमारे पास आपका ग्राफ बन गया सेम रेजिडेंस का। आप देखें जहां पर कम कैटेगरीज है ना, वहां अट्रैक्टिव ग्राफ है, अच्छा लग रहा है। लेकिन जहां ज्यादा कैटेगरीज है वहां क्योंकि बहुत ज्यादा कलर्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी तो वहां पर इशू होगा। अच्छा, दूसरा आप एक काम ये भी कर सकते हो, लाइक इस पर अगर आप डबल क्लिक करोगे ना, और यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है डेटा लेवल मूड, इस पर आप क्लिक करोगे और उसके बाद आप यहाँ आके सिर्फ चेक करोगे तो क्या होगा, आपके पास वो साथ में इसकी परसेंटेजेस भी दे देगा। यानी आपको बता देगा कि इसके अंदर ये परसेंटेज है। बाकी ये है कि देखें वैसे ग्राफ बन जाते हैं एसपीएसएस पर, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप एक्सेल को यूटिलाइज करें फॉर ग्राफ्स, तो वो ज्यादा अच्छे और इंटरेक्टिव ग्राफ बनाता है। हाँ, जहां पर आपके पास ऑप्शन एक्सेल में उस ग्राफ का नहीं है वहां फिर आप एक्सेल स्पेसेस यूज कर लें। अच्छा, हम अभी जरा बार चार्ट पे जाते हैं। सेम हम एनालाइज में आए, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज में आए, यहाँ से मैं सेम चार्ट्स पर आया, यहाँ से बार चार्ट पर क्लिक किया। अच्छा, बार चार्ट यूजुअली हम फ्रीक्वेंसीज के लिए लेते हैं, कंटिन्यू किया, ओके किया। अब अगेन पहले फ्रीक्वेंसीज आएंगे। अच्छा, अगर मैं वहां अनचेक कर देता ना, लाइक यहाँ में आया, यहाँ अगर मैं इसको अनचेक कर दूं और ओके करूंगा, तो देन वो फ्रीक्वेंसीज नहीं बनाएगा, ठीक है, वो जस्ट ग्राफ से बनाएगा। तो ये हमारे पास लेवल ऑफ एजुकेशन का ग्राफ बन गया, ये रेजिडेंस का बन गया, ये स्मोकिंग का बन गया, देन डायबिटिक का बन गया, देन हाइपरटेंशन का, देन इसके बाद जेंडर का, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो। देखें इसमें अब जो है वो बेहतर वे पता है, सबसे बेस्ट वे क्या है, वो ये है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, वैसे तो एक रिकमेंडेड चीज मैंने आपको बता दी ना, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको कंफ्यूजन है ना, तो बेस्ट वे पता है क्या है कि आप एक काम ये करें, सेम वेरिएबल का पाई चार्ट भी बना लें और बार चार्ट भी बना लें, और देख लें कि कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। जो ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है ना, आप उसको बस यूज कर लें। बाकी इसमें अगेन मैं जिस तरह सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक्सेल यूज करें ग्राफ्स के लिए, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। लाइक मैं काम ये करता हूँ, मैं यही इसको कॉपी करता हूँ लेवल ऑफ एजुकेशन को, एक्सेल ओपन करता हूँ, ठीक है, एक ग्राफ में बना के एक्सेल पर दिखा देता हूँ, फिर आपको आइडिया होगा कि कितना डिफरेंस है दोनों में। बेसिकली आपके पास ना यहाँ ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं एक्सेल में आपको। ये आया, ठीक है, आपने जैसे इसको सेलेक्ट किया, कैटेगरीज को अलॉन्ग विद देयर फ्रीक्वेंसीज इंसर्ट में आए। अगर आपको पता है ग्राफ आप यहाँ से सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप सिंपल रिकमेंडेड चार्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको डिफरेंट ऑप्शन दे देगा। आपको बार चार्ट बनाना है, आपने क्लिक, अच्छा दो बार चार्ट्स हैं ये हमारे पास जो ना, क्लस्टर बार चार्ट है और ये हमारे पास कॉलम बार चार्ट कहलाता है। मैं फिलहाल इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, क्विक लेआउट में जाऊंगा, ये मेरे पास डिफरेंट जो ना वन क्लिक के ऊपर डिफरेंट फॉर्मेट दे रहा है। मुझे ये वाला पसंद है, तो देखें एक क्लिक के ऊपर मेरे पास सारे नंबर्स भी आ गए। फर्दर मुझे उसको अच्छा करना है, मैं यहाँ से मजीद इसकी जो है वो चेंजेस कर सकता हूँ, टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो आपको एक्सेल काफी अच्छे ग्राफ्स देता है। तो ज्यादा बेहतर है कि आप एक्सेल यूज करें। अच्छा, सेम में दोबारा सेम आता हूँ, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इंसर्ट में आया, रिकमेंडेड चार्ट पे आया और मैंने पाई पे ओके किया। अब पाया आ गया। अब देखें दोनों आपने देख लिए, अब आपको कौन सा ज्यादा बेहतर लग रहा है। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं, तो मुझे इस कंडीशन में ज्यादा अट्रैक्टिव जो है वो बार चार्ट लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर हर एक को उसने अलग अलग बताया हुआ था। इसके अंदर मसला ये कि जो कम है, लाइक दिस वन जो 9 है केसेस, ये बिल्कुल छुप के रह गए, ठीक है। तो आप इस तरह इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ्स के लिए आप क्या करेंगे, आप एक्सेल यूज करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, आप आउटपुट वहां से निकाल लें, एसपीएसएस में आउटपुट आपको ज़्यादा अच्छे से मिल जाएंगे। बाकी ये है कि ग्राफ्स के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी जिस तरह आपने खेलना है आप खेल सकते हो। आप यहाँ से इससे कलर भी चेंज कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। बहरहाल इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है, हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब जरा हम हिस्टोग्राम की बात कर लेते हैं और फिर हम आगे मूव करते हैं। एनालाइज में आएंगे, ठीक है, अगेन हम फ्रीक्वेंसीज में आएंगे,
यहाँ से मैं काम करता हूँ, ये वेरिएबल मूव बैक करवा के एक जो है ना क्वांटिटेटिव वेरिएबल ले लेता हूँ, लाइक एज ले लेता हूँ। और यहाँ चार्ट्स पे आके मैं हिस्टोग्राम पे चेक लगाता हूँ और शो नॉर्मल कर ऑन द डिस्ट्रीब्यूट हिस्टोग्राम पे चेक लगा देता हूँ। कंटिन्यू कर दे, ओके करता हूँ। तो ये मेरे पास जो है ना क्या हो गया, हिस्टोग्राम आ गया। हिस्टोग्राम बेसिकली हमें नॉर्मलिटी का बताता है कि हमारे पास जो डेटा है वो क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो ये जो हमारे पास के ऊपर लाइन है ना, ये अगर बेल शेप होती यानी ये यूं आती ऊपर जाके फिर बिल्कुल सेम पैटर्न से नीचे आती, जिस तरह स्कूल बेल होती जो एक जमाने में बजाया करते थे उस फॉर्म में, तो अगर वो शेप होगी तो हम कहेंगे कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज हम कहेंगे कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद हम ग्राफ्स को, यहाँ ग्राफ का एक डेडिकेटेड हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन भी मौजूद है। और यहाँ पर जिस तरह वहाँ पर हमारे पास वो मौजूद था एक ऑप्शन रिकमेंडेड ग्राफ्स का, इसी तरह यहाँ पर ग्राफ बोर्ड टेम्पलेट चूजर भी हमारे पास अवेलेबल है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, लाइक जिस तरह आप एज पे चेक लगाओगे तो देखो जैसे आपने एज चेक लगाया उसने आइडेंटिफाई की कि आपके पास ये वेरिएबल कौन सा है, ये वेरिएबल क्वांटिटेटिव है और एक है, तो उस पर उसने आपको बताया कि इस पे डॉट प्लॉट भी बन सकता है, हिस्टोग्राम भी बन सकता है और हिस्टोग्राम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी बन सकता है। तो मैं इसको डॉट प्लॉट बनाता हूँ पहले, ठीक है। डॉट प्लॉट के अंदर उसने क्या किया, डॉट वाइज उसको रिप्रेजेंट कर दिया। सेव में जाता हूं दोबारा ग्राफ में, ठीक है। यहां से मैं हिस्टोग्राम विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओके करता हूं, ये हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से मुझे फॉर एग्जांपल कोई दूसरा दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल लाइक एज एंड ड्यूरेशन, अब इसके ऊपर जो मल्टीपल ग्राफ बन सकते हैं ना मुख्तलिफ, वो उसने बना दिए। लेट्स सपोज मैं स्कैटर डायग्राम को पे जाना चाह रहा हूँ। स्कैटर डायग्राम बेसिकली दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बिटवीन रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। तो ये आ गया अभी, क्योंकि हमारे पास हमने वेरिएबल ऐसा लिया है कि जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं, तो इस तरह की फिगर आई है हमारे पास। अदरवाइज अगर इंक्रीजिंग पैटर्न होगा तो हम कहेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर डिस्क्रीजिंग पैटर्न होगा तो हम कहेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप है। और अगर इस तरह स्केटर्ड हमारे पास जब वो डॉट्स होंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये नो रिलेशनशिप वाली कंडीशन है, ठीक है। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें। और सेम अगर मैं जेंडर को सेलेक्ट करता हूँ, तो जब मैंने जेंडर को सेलेक्ट किया तो देखें इसने बार ऑफ काउंट्स दे दिया। मैं इसको ओके करूंगा तो ये मेरे पास इसने बार चार्ट बना दिया, विच मीन्स के ये खुद ही काम कर रहा है, आपको जितना सोचना नहीं पड़ रहा कि मुझे क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है। मैं अगर दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर लूँ तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये लेट्स सपोज मैं तीन क्वांटिटेटिव वेरिएबल को सेलेक्ट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग 3D स्कैटर डायग्राम आ गया, बबल प्लॉट आ गया, सरफेस प्लॉट आ गया, मल्टीपल स्कैटर डायग्राम आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारी चीजें जो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा। अगेन, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बेस्ट ऑप्शन अगर जो यूजुअली हम नॉर्मली यूज करने वाले ग्राफ्स हैं उसको भी बनाना चाह रहे हैं, लाइक पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, ठीक है, तो उसके लिए आप एक्सेल यूटिलाइज करें। और अगर आप कोई मजीद एडवांस लाइक स्कैटर डायग्राम बनाना चाह रहे हो, आप बॉक्स प्लॉट बनाना चाह रहे हो, आप कोई और प्लॉट बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए फिर रिकमेंडेड यही है कि आप क्या करें, आप जो है वो स्पेसेस पे बना लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारी ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर वर्किंग हो गई है। अब हम आगे मूव करते हैं और अब हम ये देखते हैं कि हमें अगर टेस्टिंग करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे। टेस्टिंग से पहले कॉन्सेप्ट है नॉर्मलिटी टेस्टिंग का, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आप क्या कहते हैं टेस्टिंग करेंगे ना, या आप हाँ, जब आप पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करोगे, पैरामीट्रिक टेस्ट मीन्स कि आप इंडिपेंडेंट टेस्ट अप्लाई करोगे, आप एनोवा अप्लाई करोगे, तो उसकी एक अजम्पशन ये होती है कि डेटा मस्ट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और अच्छा, नॉर्मलिटी यही याद रखिएगा कि नॉर्मलिटी सिर्फ ना क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए ही देखी जाती है, क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए नहीं देखी जाती। लाइक लेट सपोज जेंडर है, तो जेंडर के लिए मुझे नॉर्मलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल है। इसी तरीके से मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल एज ग्रुप है, तो एज ग्रुप अगेन कैटेगरीज हैं, तो नो नीड टू चेक नॉर्मलिटी। हाँ, एज हो गया, बीएमआई हो गया, ड्यूरेशन डिजीज हो गई, उसके लिए आपके पास मैंडेटरी है कि आप उसकी नॉर्मलिटी चेक करें। अच्छा, अब नॉर्मलिटी चेक कैसे की जाएगी, उसके लिए आप क्या करोगे, एनालाइज में आओगे। मल्टीपल वेज है लेकिन हम एक शॉर्ट वे देख लेते हैं टेस्ट के थ्रू। हिस्टोग्राम के थ्रू भी चेक होता है, हिस्टोग्राम में कुछ कंफ्यूजन भी होती है, हमें क्लियर नहीं होता इधर है कि नहीं है। तो बेस्ट वे ये है कि हम उसको थ्रू टेस्ट आइडेंटिफाई कर लें कि क्या हमारा डेटा
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज में आएंगे। एनालाइज से हम डिस्क्रिप्टिव पर आएंगे और डिस्क्रिप्टिव से हम एक्सप्लोर पर आएंगे। एक्सप्लोर पे आने के बाद ये जनरल को मैं बैक कर रहा हूँ। पहले हम जस्ट स्टेटिस्टिक्स पे चेक लगाते थे, अब हम बोथ पे चेक लगाएंगे। और बोथ पे चेक लगाने के बाद हम क्या करेंगे, प्लॉट्स के ऊपर चेक मार्क करेंगे। इस पे जब मार्क करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हिस्टोग्राम का ऑप्शन आएगा, इसको चेक कर लेंगे। स्ट्रीम एंड लीफ को अनचेक कर दें, ठीक है। बॉक्स प्लॉट हम हमें रिक्वायर्ड नहीं, हम नन कर देते हैं। और मेन जो ऑप्शन जिसके लिए हम यहाँ आए वो ये रहा, नॉर्मलिटी प्लॉट विद टेस्ट। इस पे आप चेक लगाएंगे, कंटिन्यू करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो पहली चीज आएगी वो आपके पास वही सेम टेबल आएगा जो पहले आया था, लेकिन इसके नीचे जो सेकंड टेबल है ना, टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी, दिस वन इज आवर मेन कंसर्न। अच्छा, अब यहां पर एक इशू ये आ रहा है कि दो टेस्ट अप्लाई हुए हैं। एक कोलमोगोरोव अप्लाई हुआ है और एक शपीरोव अप्लाई हुआ है। तो देखिए, अगर आपका डेटा का सैंपल साइज, यानी सिंपल ये कह लो कि अगर आपके वेरिएबल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 या उससे बिलो है, तो उस केस में आप शपीरो विल की वैल्यू कंसिडर करोगे। और अगर आपके पास जो सैंपल साइज है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर स्पेसिफिक वेरिएबल, वो आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, मोर देन 50 है, उस केस में आप कॉलमोगोरोफ यूज करोगे। अच्छा, अब इसका कैसे पता चलेगा कि अगर हमारे पास डेटा नॉर्मल है कि नहीं है। तो देखें, इसमें हाइपोथेसिस को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हमारे पास नल हाइपोथेसिस ये होता है कि डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अल्टरनेटिव होता है डेटा नॉट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, विच मीन्स कि यहाँ पर अगर हमारे पास ये शपीरो, अच्छा ये एस आई जी जो है ना, दिस दिस इज योर पी वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है लेस देन 0.001, ये आपकी शपीरोविल की पी वैल्यू है। और ये जो आपके पास एस आई जी करके लेस देन 0.001 है, ये आपके पास जो है वो आपके कोलमोगोरोव की है। अगर ये वैल्यू, सिंपल कर देता हूं, अगर ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0.05 है, अगर यहां पर टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी में आपके पास कोलमोगोरोव या शेपिरोविल की वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने एज्यूम करना है कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा। सॉरी, आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास पी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट होती है, इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि मोर देन 0.05, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम इसको अज्यूम करेंगे डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि अगर आपकी पी वैल्यू लेस देन 0.05 है, जिस तरह अभी हमारे पास केस में है, तो इसका मतलब ये है कि डेटा डज नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, विच मीन्स डेटा आपका नॉर्मलिटी को फॉलो नहीं कर रहा। तो आपने अब करना क्या है कि आपने इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग नॉर्मलिटी टेस्ट, आप क्या करोगे, सॉरी, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग पैरामीट्रिक टेस्ट, आप क्या करोगे, आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करोगे। अच्छा, हमारा जो सेशन है इसके अंदर नॉन पैरामीट्रिक हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो एडवांस है। तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हम एक एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर भी सेशन इस तरह का प्लान कर रहे हैं। तो उसमें हम इंशाल्लाह फर्दर उसको डिस्कस करेंगे कि हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, किस तरह अप्लाई करते हैं। बेसिकली जितने भी पैरामेट्रिक टेस्ट हैं ना, उन सब के हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद हैं, तो हम उन सबको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो एडवांस लाइक सर्वाइवल एनालिसिस हो गया, हमारे पास जो है रिलायबिलिटी एनालिसिस हो गया, हमारे पास डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी वगैरह हो गई। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जो इंशाल्लाह प्लान है हम अनाउंस करेंगे। तो उसमें उसके लिए ये कि आप लोग, अगर आपको आप एक काम ही कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारा पेज है डेटा मास्टर 121 के नाम से, आप वहाँ फॉलो कर लें, व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लें, ठीक है। जैसे ही हमारे पास हम अनाउंस करेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन असल में टाइम शॉर्ट होता है और स्पेशल में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो कवर करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमने फिलहाल उसको स्किप किया है। और हमें वो अपने पार्टिसिपेंट्स को भी माइंड में लेके चलना होता है। प्लान यही था कि इनिशियली हम एक बिगनर टू मॉडरेट लेवल तक एक वर्कशॉप कंडक्ट करें, जिसमें थोड़ा सा आपकी बेस लेवल है, आपको जो चीज़ें नहीं पता जिनको उनको आइडिया हो, और देन उसके बाद फिर हम उससे एक स्टेप फॉरवर्ड जाएं और हम एडवांस एनालिसिस पे जाएं। बहरहाल हमने यहाँ से नॉर्मलिटी टेस्ट कर ली, अब हम एक काम है जरा ये करते हैं, ये अभी हमने एक वेरिएबल के लिए किया है। हम एक काम करते हैं, जितने क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं सबको जरा पिक करते हैं, जस्ट टू चेक कि क्या हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल है हमारे डेटा में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो। मैं सारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल ले लिए, ओके किया मैंने।
क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स टाइम थोड़ा ले रहा है बहरहाल। ये हमारे पास ने कंबाइन ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव दे दी, ठीक है। और आफ्टर डेट अगर हम आते हैं नीचे, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त हमारा कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो कि नॉर्मेलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो, ठीक है। विच में इसके, अगर हम इसको किसी रिसर्च के लिए वर्किंग करेंगे तो हम इंडिपेंडेंट टीचर्स नहीं अप्लाई करेंगे, हम पेयर टीचर्स नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि हम उसकी जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको अप्लाई करेंगे। बहरहाल अभी के लिए क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा अजान हो रही है, 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा यहाँ तक हमने चीज़ें समझ ली, ठीक है। नॉर्मलिटी का हमें आइडिया हो गया, ठीक है। हमें डिस्क्रिप्टिव मीन एसडी वगैरह निकालना आ गया, हमें फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस का पता चल गया, हम किस तरीके से करेंगे। अब ज़रा हम टेस्टिंग पे जाते हैं, और टेस्टिंग में हम पहले मीन की टेस्टिंग पे जाते हैं। और जो पहली कंडीशन हम डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं रिगार्डिंग वन सैम्पल टी टेस्ट की। वन सैम्पल टी टेस्ट में होता क्या है कि हम किसी एक स्पेसिफिक कट ऑफ वैल्यू के अगेंस्ट देखना चाह रहे होते हैं, यानी एक क्लेम होता है उसके अगेंस्ट हम देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ज़रा अपने डेटा को एक्सप्लोर करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें कोई ऐसा वेरिएबल मिलता है जिसको हम इजली कर लें, तो इसमें ओके। चले हम इसको यूं कर लेते हैं कि हमने जब मीन निकाला था, अच्छा आप जो है इस तरह भी रन कर सकते हो, जस्ट आप आए राइट क्लिक करें और क्विकली अगर आपको चाहिए आउटपुट तो आपको ये मिल जाएगा, मीन आ जाएगा। मीन एज 48 ईयर्स है। अच्छा मैं काम ये करता हूँ, मैं ज्यूम करता हूँ कि हमारे पास ये कैंसर के पेशेंट हैं। और फॉर एग्जांपल एक स्टडी है वो क्लेम ये करती है कि जो कैंसर है वो यूजुअली जो ऐसे पेशेंट ऑन एवरेज जो है वो उनको होता है जिनकी एज 50 या उससे अबव है। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि वाकई ऐसा है कि हमारे पास जिनकी एज 50 या उससे अबव है उन्हीं को कैंसर होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज में आएंगे। एनालाइज से हम कंपेयर मीन में आएंगे। कंपेयर मीन से हम वन सैंपल टीटीएस पर आएंगे, ठीक है। वन सैंपल टीटीएस पे हम यहाँ से एज को मूव करवाएंगे,
टेस्ट वैल्यू जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी कहा कि हमारा टारगेट क्या है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि वेदर पॉपुलेशन मीन की जो एज है वो 50 ईयर्स है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 50 पुट करूंगा। इफेक्ट साइज को आप अनचेक कर लें। ये एडवांस्ड टेक वो है हमारे पास, पी वैल्यू के अल्टरनेटिव्स हैं, अगेन इसका हम आज डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, हम सिंपल रखेंगे ताकि तमाम पार्टिसिपेंट इजली जो है वो उसको समझ सकें। अच्छा, ओके करेंगे। आप ओके करने पे देखिए हमारे पास एक तो इसने हमें एक टेबल दिया जिसमें समरी दे रहा है। बता रहे टोटल 212 पेशेंट्स हैं जिनकी एज ऑन एवरेज 48.32 ईयर्स है, स्टैंडर्ड डिविएशन 13.15 है। और ये बेसिकली नीचे इसने बताया कि जो टी वैल्यू है उसकी -1.854 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 211 है, सिग्निफिकेंस टू टेल 0.065 है। ये जो सिग्निफिकेंस टू टेल है ना, बेसिकली दिस इज योर पी वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू आपकी 0.05 से बिलो है या 0.05 या इससे बिलो है, इसका मतलब है सिग्निफिकेंट है, विच मीन्स के जो आपका क्लेम है कि 50 ऑन एवरेज एज है वो ठीक है। अगर आपके पास वैल्यू 0.05 से ग्रेटर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका क्लेम है कि ऑन एवरेज एज 50 ईयर्स है वो गलत है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एज 48.32 थी, डिफरेंस हमारे पास इस 50 से इन वैल्यू के बिटवीन -1.67 का, दैट्स द रीजन कि हमारे पास ये इनसिग्निफिकेंट आया। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं, हम जरा इसको दोबारा टेस्ट करते हैं, और अब हम 48.32 है ना मीन, तो जरा हम 48 को टेस्ट करके देखते हैं कि क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा। तो हम यहाँ वन सैंपल पर आते हैं और अब हम जरा 48 पुट करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये मजीद आपके पास जो ना 0.719 अगेन इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, वैल्यू हमारे पास जो है ना सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही इसकी। अच्छा, अगर हम इसको मजीद कुछ करते हैं, ये जैसे हम वैसे ही दिखाने के लिए कर रहे हैं, क्या हमें आइडिया हो। 48.28 कर दिया मैंने, लेट्स सपोज। ठीक है। अच्छा देखें, जिस जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, वो इनसिग्निफिकेंट पर जा रहा है। ठीक है, विच मीन्स के यहाँ पर अगर हमारे पास रिजल्ट सिग्निफिकेंट आते हैं तो सॉरी इनसिग्निफिकेंट आते हैं, इसका मतलब ये है कि जो मीन है वो ठीक है। अगर हमारे पास इनसिग्निफिकेंट आता है विच मीन्स के मीन से दूर जा रहा है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, पहले हमने जब वर्किंग की, हमने वैल्यू रखी 50, और हमने देखा कि क्या हमारे पास जो मीन वैल्यू 50 है कि नहीं है, यानी हमारा नल हाइपोथेसिस ये था कि टेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 50। अल्टरनेटिव ये था टेस्ट वैल्यू नॉट इक्वल टू 50। ठीक है, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। तो विच मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 50 थी, यहाँ डिफरेंस था तो इसलिए 0.065 आया। लेकिन जैसे लास्ट हमने रन किया तो इसमें हमने देखा 48.32 था, ये इसके नियरेस्ट हो गया, विच मीन्स कि हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये है कि जो क्लेम था कि टेस्ट वैल्यू 48.28 है वो सही है, विच मीन्स कि यहाँ भी ठीक था और यहाँ भी ठीक था। ये बात समझ आई? ये दोबारा बता दूं। जी, वन सैंपल टेस्ट में कोई क्यूरी? ओके, रिपीट करता हूँ। हम एक काम में करते हैं, हम जरा एक और वेरिएबल लेते हैं। एनालाइज में आए और यहाँ से हम डिस्क्रिप्ट उस पर आए, कंपेयर में वन सैंपल टीटीएस पर आए, और अब हम एज के बजाय ड्यूरेशन ऑफ डिजीज देख रहे हैं। ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, या बल्कि हम इसको एक काम करते हैं, बीएमआई ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, बीएमआई हमारे पास जो है वो 25 का रखते हैं हम, और हम ये देखना चाह रहे हैं बेसिकली हमारा जो नल हाइपोथेसिस ना, मैं हाँ इसको अलग से वर्ड डॉक्यूमेंट बता देता हूँ और इजी हो जाएगा। अच्छा, नल हमारे पास क्या है कि जो मीन है, ये हमारे पास 25 kg पर मीटर स्क्वायर है, और अल्टरनेटिव ये है हमारे पास के। ठीक है, नल हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास मीन बीएमआई,
इसको हम इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और सेम मीन BMI इज नॉट 25, इसको इस तरह लिखते हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, वही बताता हूँ। सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि एक्सेप्ट अल्टरनेटिव, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये है एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब जरा इसको मैं एज वाली कंडीशंस दोबारा बताता हूँ, वो फिर वहीं क्लियर हो जाएगा, हमें रन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमने वैल्यू रखी थी, हम ये टेस्ट करने चाह रहे थे कि क्या हमारे पास, इसको मैं 50 कर देता हूँ चलो, मीन एज इज 50 ईयर्स, और मीन एज इज नॉट 50, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो वैल्यू आई 0.065। अगर पी वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू 0.05 है, तो इसका मतलब ये है कि रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज आप ये कह सकते हो सिग्निफिकेंट। और अगर आपकी पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 होती है तो डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, विच मीन्स के इनसिग्निफिकेंट, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम देखें हमारे पास जो यहाँ पी वैल्यू है वो 0.065 है। पी वैल्यू 0.065 का मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन हो गई वैल्यू 0.05, ऐसा ही है। अच्छा, अब जब ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0.005 हुई तो विच मीन्स कि हमारे पास इनसिग्निफिकेंट हुई। इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, जो आपका नल हाइपोथेसिस उसको रिजेक्ट नहीं करना। रिजेक्ट नहीं करने का मतलब ये है कि ऑन एवरेज हमारे पास जो मीन एज है वो 50 ईयर्स है, विच मीन्स कि हमारा जो क्लेम है या जो आपने एक स्टेटमेंट दी थी वो ठीक हो गई। तो अब क्लियर हुई बात ये, तमाम पार्टिसिपेंट क्विकली बता दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये समझ आ जाएगा तो आगे जब हम टेस्टिंग करेंगे वो भी आप इजिली ग्रैब कर लोगे। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें आप, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा काफ़ी इन फ्यूचर में। स्पेसिफिकली ये जो सिग्निफिकेंट, ये जो ये चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। ओके, ग्रेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, उसके बाद मुझे चैट पे कंफर्म कर दें, तो देन हम मूव करते हैं आगे। बल्कि इनफैक्ट मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, डन। अच्छा, अब हम कंटिन्यू करते हैं, ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम टोटल वाली ही बात करेंगे। टोटल का मतलब ये है कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल वाला है, ठीक है। आप वन टेल में भी रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन करंटली हमारे पास टू टेल की कंडीशन है, क्योंकि हम इक्वल और नॉट इक्वल की बात कर रहे हैं। अगर कंडीशन ऐसी है, फॉर एग्जांपल आप हाइपोथेसिस ये बना रहे हो कि ग्रेटर देन जो है वो आपके पास मतलब आप एक नल आपके होता है कि इज इक्वल टू 50, और ग्रेटर आपका अल्टरनेटिव होता है ग्रेटर देन 50, तो वन टेल की कंडीशन हो जाएगी। तो इस केस में आप क्या करोगे, जो ये आपके पास पी वैल्यू है ना, इसको जब आप कंपेयर करोगे तो आप इंस्टेड ऑफ उसको 0.05 से कंपेयर करने के आप इसको 0.025 से कंपेयर करोगे, नहीं उसको भी आप वन टेल पर लेकर आओगे, ठीक है। देन होगा वर्क आपका। अच्छा, बहरहाल आप एनालाइज में आते हैं, कंपेयर मीन में आते हैं। अब हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, उनको हम कंपेयर करने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल डिटेल्स पर आए। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या ड्यूरेशन ऑफ डिजीज जो है वो जेंडर वाइज कोई डिफरेंस है इसमें कि नहीं है।
ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज को मैं देखना चाह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू जेंडर। आप देखें जेंडर मैंने मूव किया तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में आने के बाद आपने क्या करना, डिफाइन ग्रुप्स करना है। और यही वो चीज़ थी जिसका मैं बार बार बता रहा था, जब हम कोड करना मैंडेटरी है, क्योंकि हम कोड करेंगे तो यहाँ बता पाएंगे कि पहला ग्रुप क्या है, दूसरा ग्रुप क्या है। तो हमने इत्तेफाक से पहला ग्रुप जो मेल को 1 कोड किया हुआ था, फीमेल को 2 कोड किया हुआ था। हम कंटिन्यू करेंगे, एक्सट्रीमेट इफेक्ट साइज को अनचेक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें पता ये चला कि हमारे पास जो मेल्स हैं उनके अंदर ऑन एवरेज डिजीज ड्यूरेशन वो 11 मंथ्स का है, और फीमेल्स के अंदर 9.53 मंथ्स का है। विच मीन्स कि यहाँ से तो पता चल रहा है कि मेल में कंपैरेटिवली ड्यूरेशन ऑफ डिजीज ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स के। लेकिन अगर हम पी वैल्यू के एस्पेक्ट से देखें या पी वैल्यू के थ्रू देखें तो क्या ये वाकई में सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पी वैल्यू देखनी है। अच्छा ये चीज जरा ना प्लीज थोड़ा सा फोकस इस पे कीजिएगा। इसमें देखिए लास्ट टाइम ने रन किया हमारे पास एक पी वैल्यू, तो कंफ्यूजन नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आपके पास दो पी वैल्यूज हैं, एक आपके पास सिग्निफिकेंट ये रहा और एक सिग्निफिकेंट ये रहा। और इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ फिर फर्दर दो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। तो देखिए जब आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट पे वर्किंग करेंगे ना, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है या अजम्पशन होती है इक्वल वेरिएंसेस और अनइक्वल वेरिएंसेस की। तो अगर आपके वेरिएंसेस इक्वल होंगे तो उस केस के अंदर आप इक्वल वेरिएंसेस वाली पी वैल्यू लोगे, विच मीन्स कि अगर ये इक्वल वेरिएंसेस वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो 0.269 रिपोर्ट होगा। और अगर ये अनइक्वल वेरिएंसेस वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर 0.231 रिपोर्ट होगा। आप इसको कैसे कंफर्म करें कि इसमें हमारे पास कौन सी कंडीशन ठीक है, तो इसके लिए पी वैल्यू आपने देखनी है। इसको भी अगेन सिंपल करते हैं। अगर तो ये जो पी वैल्यू है आपके पास लिविनी टेस्ट की, लिविनी टेस्ट बेसिकली इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस को टेस्ट करता है। अगर आपके पास ये जो पी वैल्यू है ये अगर इनसिग्निफिकेंट है, विच मीन्स ग्रेटर देन 0.05 है, उस केस में आप क्या करोगे, 0.269 वैल्यू लिखोगे, सेम वैल्यू रिपोर्ट हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू आपके पास लेस देन 0.05 है, उस केस में आप नीचे वाली वैल्यू ले लोगे। ये किस बेस पे मैं कह रहा हूँ, इस बेस पे कह रहा हूँ कि देखें इसमें नल हाइपोथेसिस ये होता है कि पॉपुलेशन वेरिएसेस आर इक्वल, और अल्टरनेटिव होता है पॉपुलेशन वेरिएसेस आर नॉट इक्वल। अब जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर हमारे पास, या मैं इसको अगर ये कह देता हूँ, चलें दोबारा लिख देते हैं, नल पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल, अल्टरनेटिव पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये मैंने अभी इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए दोबारा जो है वो नए वो जनरेट किए। अब हमने बात ये की, हम ये जरा लिविनी टेस्ट के ऊपर देखते हैं। लिविनी टेस्ट हमें बता रहा है कि सिग्निफिकेंट है। ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब ये है, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या था, सिग्निफिकेंट का मतलब ये था कि रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब ये कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास, इसको तो हम नहीं कंसिडर करना, हमें इस वाले को कंसिडर करना है। तो इसको जब कंसिडर करेंगे तो क्या है, पॉपुलेशन वेरिएसेस आर नॉट इक्वल। तो पॉपुलेशन वेरिएसेस आर नॉट इक्वल, तो विच मीन्स कि हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है ये फुलफिल हुई, और हम ये 0.231 रिपोर्ट करेंगे। ये बात अगर क्लियर नहीं है तो बता दें क्विकली, तमाम पार्टिसिपेंट्स को क्लियर होगी ये बात, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आपने इसकी वैल्यू गलत लिखी तो मसले मसाइल बन सकते हैं। तो क्विकली बाकी पार्टिसिपेंट बता दें। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ सर। अच्छा हमने ये बात की, सिंपल हमने इसको कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ आपको समझा दिया, ठीक है, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपको जो है ना दोबारा एक बार वो क्विक एक काइंड ऑफ ट्रिक कह लें बता देता हूँ। कि देखो अगर आपके पास यहाँ पर पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, उस केस में आप इसके पैरेलल जो वैल्यू है वो रिपोर्ट करोगे। अगर यहाँ पर वैल्यू होती 0.071 तो मैं 0.269 रिपोर्ट करता। अभी मेरे पास ये वैल्यू जो है वो लेस देन 0.05 है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, ये सेकंड वाली वैल्यू रिपोर्ट करूंगा। सर क्लियर हो गया सर? रजाउल्ला साहब प्लीज बता दें। ओके ग्रेट। अच्छा देखिए ईशा, मैंडेटरी नहीं है,
कि सिग्निफिकेंट होगा तो आपके पास जो ना मीनिंगफुल रिजल्ट्स हैं, इनसिग्निफिकेंट होगा तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक एक अभी हमने एग्जांपल आपके सामने ही देखी ना, कि इस कंडीशन में हमारे पास क्या था, इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट आया था जब हम सिंगल पॉपुलेशन की टेस्टिंग कर रहे थे। लेकिन क्योंकि हमारा क्लेम ये था कि ये एग्जैक्टली ये चीज़ है, तो इसलिए वो आया था। तो बेसिकली आप सिंपल ये कह लो कि सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ग्रुप्स। इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये कि देयर नो डिफरेंस। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रग है, ठीक है, आप उसको दूसरी ड्रग से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, और वो जो ड्रग ए है उसके रिजल्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी उसका रिकवरी टाइम है ऑन एवरेज फॉर एग्जांपल 7 डेज। और जो दूसरी ड्रग है उस जिसको आप टेस्ट करने जा रहे हो उसके उसका भी आपके पास जो है रिकवरी टाइम फॉर एग्जांपल है 6.8 डेज। जब आप उसको टेस्ट करोगे तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट आएगा। तो इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट तो है तो, लेकिन वो आपको सपोर्ट इस सेंस में कर रहा है कि एक ऐसी ड्रग जो कि महंगी है, कॉस्टली है, उसको आप इजिली जो है वो क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ, विद न्यू ड्रग जो कि आपके पास लेस कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इस एस्पेक्ट से आपके पास मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपके सिग्निफिकेंट रिजल्ट आए हैं तो ही आपके रिजल्ट ठीक है। समटाइम आपके इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट भी आपको फेवर करते हैं, अगेन डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लियर होगी ईशा? ओके, थैंक्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, इसके बाद देखिए हमने पहले एक सिंगल मीन की टेस्टिंग कर ली, देन हमने टू ग्रुप्स की टेस्टिंग कर दी। अगर हमारे पास मोर देन टू ग्रुप्स हों तो हम क्या करेंगे? तो लेट्स हम ये ड्यूरेशन ऑफ डिजीज को ही देखते हैं, और इसको हम किसी ऐसे वेरिएबल के साथ देखते हैं जिसमें हमारे पास मोर देन टू कैटेगरीज हैं। लेट मी चेक कि हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल, ओके, वी हैवंट, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम एक काम ही करते हैं, हमने एक चीज सीखी थी लास्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग इनटू डिफरेंट वेरिएबल, हम उसी चीज को अप्लाई करते हैं। हम जरा देखते हैं कि हमारे पास, बल्कि इसको इनफैक्ट हम एक और चीज भी सीखी थी, शॉर्ट असेंडिंग शॉर्ट डिसेंडिंग। मैं इसको शॉर्ट असेंडिंग कहता हूँ, मुझे पता चला कि 26 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और मैं इसको शॉर्ट डिसेंडिंग करता हूँ तो 73 तक जा रहा है, विच मीन्स मैं कैटेगरीज बना सकता हूँ। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं तीन कैटेगरीज बनाता हूँ। एक मैं बनाता हूँ उनकी जिनकी एज लेस देन इक्वल टू 35 ईयर्स है, दूसरे में बनाता हूँ 36 से 50 ईयर्स की, और थर्ड में बनाता हूँ मोर देन 50 ईयर्स की, ठीक है। तो उससे होगा ये कि मेरे पास एक नया वेरिएबल बी बन जाएगा, और प्लस उसको मैं जाके जो है वो मोर देन टू ग्रुप्स के कंपैरिजन से आपको समझा भी पाऊंगा। तो हम ट्रांसफॉर्म में आएंगे, रिकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेरिएबल्स में आएंगे, एज में आएंगे, एज को मूव करेंगे, इसको न्यू नाम देते हैं, इसको हम एज ग्रुप का नाम दे देते हैं, ठीक है। यहां से चेंज किया, ओल्ड एंड न्यू में आया, वन पुट किया। जिस तरह मैंने बताया था लोएस्ट थ्रू का मतलब है होता है लेस देन इक्वल टू। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और मैं पहली कैटेगरी बनाना चाह रहा हूँ उनकी जिनकी एज लेस देन इक्वल टू 35 ईयर्स है, एड किया। टू, सेकेंड कैटेगरी में बना रहा हूँ जिसकी एज 36 से लेकर 50 ईयर्स तक है, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी में बना रहा हूँ उनकी जिनकी एज मोर देन 50 ईयर्स है, ठीक है। कंटिन्यू किया, ओके किया, डेटा में आए, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में अगर देखेंगे तो ये वेरिएबल एज ग्रुप बन चुका है। कैटेगरीज वो उसको कैटेगराइज खुद नहीं करेगा, तो हम यहाँ उसको कैटेगराइज कर देते हैं। वन हमने कहा था कि वो है जिनकी एज लेस देन इक्वल टू 35 ईयर्स है। टू वो है जिनकी एज 36 से लेकर 50 ईयर्स वाले हैं। और थ्री वो हैं जिनकी एज मोर देन 50 ईयर्स, ठीक है। ओके किया मैंने। और अब मैं अगर सिंपल इस पे आके राइट क्लिक भी करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना देगा, ठीक है। तो ये हमें पता चला कि हमारे पास लेस देन 35 ईयर्स वाले 34 हैं, 36 से 50 ईयर्स वाले 83 हैं, और मोर देन 50 ईयर्स वाले 95 हैं। तो अब देखें, कल जो हमने एक चीज सीखी सीखी थी, छोटा सा एक पॉइंट था, वो हमें यहाँ कितना हेल्पफुल रहा। और हमें बजाय कि मैनुअली हम जाके 212 केसेस को वन बाय वन देखते और उसको हम नंबर लिखते, हमारे पास एक लिख के ऊपर काम हो गया। अच्छा, बहरहाल हम आएंगे अब एनालाइज में, कंपेयर मीन में आएंगे, ठीक है। कंपेयर मीन से हम वन वे नोवा पर आएंगे। और बल्कि वन वे नोवा से पहले हम एक और चीज बता दूं कि देखिए, हमारे पास हमने सिंगल ग्रुप की बात कर ली, हमने टू डिफरेंट ग्रुप्स की बात कर ली, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे पास सेम ही ग्रुप है और उनका बिफोर एंड आफ्टर देख रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैंने सेशन से पहले आपको एक फॉर्म दिया और आपसे फिल करवा लिया और देखा कि आपकी एस्पेसिस के हवाले से नॉलेज क्या है।
देन फिर मैंने सेशन कंडक्ट किया और आफ्टर दिस सेशन मैंने अगेन आपको वही फॉर्म दिया और देखा। तो अगर इस तरह की कंडीशन है जहां पर बिफोर एंड आफ्टर है या आपके पास जो पॉपुलेशन है वो सेम है और आप उसको ओवर द टाइम देख रहे हो, तो इस कंडीशन में हम पेयर्ड या डिपेंडेंट इटर्स अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज में आएंगे, कंपेयर मीन में आएंगे, कंपेयर मीन से हम पेयर्ड सैंपल इटर्स पर आएंगे। यहाँ से हमें पेयर्ड सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं हार्ट रेट एंड 10 मिनट्स को 20 मिनट्स के साथ कंपेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज ये याद रखिएगा, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप पहले पोस्ट वाले को रखो, बाद में प्री को रखो। ठीक है, तो मैं सिस्टोलिक बीपी अगर रखना चाह रहा हूँ तो सिस्टोलिक बीपी पहले मैं पोस्ट वाला रख रहा हूँ और उसको कंपेयर कर रहा हूँ प्री से, क्योंकि मैं डिफरेंस देखना चाह रहा हूँ ना। तो आफ्टर माइनस बिफोर का डिफरेंस ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए हो सकता है, इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। अगर आप बिफोर उस तरह भी कर लें तो मसला नहीं है, लेकिन सजेशन यही है कि आप, रिकमेंडेशन ये है कि आप इस तरह कर लें, आफ्टर माइनस बिफोर। ओके किया। आप देखें मेरे पास तीन टेबल्स आए। नंबर फर्स्ट, इसके अंदर इसने क्या किया, मुझे बताया कि सिस्टोलिक बीपी 30 मिनट्स पे 138 था और 10 मिनट पे 140 था, विच मीन्स के 140 से रिड्यूस होकर 138 हो गया। दूसरा हमारे पास कोरिलेशन आ गया। कोरिलेशन भी इसके लिए बताता है कि दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बिटवीन कोई रिलेशनशिप है क्या नहीं है। ये आगे हम करने वाले हैं। जब हम ये मीन कंपैरिजन कर लेंगे ना, इसके बाद मैं बताऊंगा इसको, वहाँ ये बात क्लियर करूंगा मैं आपको। देन इसके बाद फिर लास्ट हमारे पास जो है, बल्कि इनफैक्ट हम इसके बाद क्रॉस टेबुलेशन करेंगे और उसके बाद एंड में हम रिग्रेशन से पहले कोरिलेशन का कवर कर लेंगे, ताकि कोरिलेशन रिग्रेशन वाली बात दोनों कवर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ हम आते हैं तो ये बता रहा है कि आपके पास जो है वो 30 मिनट से 10 मिनट्स के बिटवीन -1.29 जो है वो जो है वो उसका MMHG का डिफरेंस आया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इसकी पी वैल्यू देखें, बिल्कुल लास्ट में SIG इंटू टू टेल लेस देन 0.001 है, विच में सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब कि डिफरेंस। अब इस कंडीशन में हमारे पास ये हमें सपोर्ट करेगा सिग्निफिकेंट होना। इनसिग्निफिकेंट होने का मतलब कि डिजीज इफेक्ट, सॉरी, कि ड्रग जो है वो इफेक्टिव नहीं है। तो कुछ कंडीशंस के अंदर आपके पास सिग्निफिकेंट होना मैटर करता है, कुछ कंडीशंस के अंदर इनसिग्निफिकेंट होना आपको सपोर्ट करता है। तो डिपेंड्स ऑन कि आप किस कंडीशन में वर्क कर रहे हो। अच्छा, इसके बाद हम एक लास्ट कंडीशन देखते हैं मीन कंपैरिजन की। हम एनालाइज में आएंगे, कंपेयर मीन में आएंगे, वन वे नोवा में आएंगे, और यहाँ से हमने कहा था कि हम डिजीज ड्यूरेशन को देखना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। तो एज ग्रुप मेरे पास लास्ट में बना हुआ है, देन इसको मूव करवाया मैंने। ठीक है, ऑप्शंस पर आए, डिस्क्रिप्ट पे चेक लगाया, कंटिन्यू किया, ओके किया। अब इसने आपको ये बता दिया कि अगेन सेम वही दो टेबल्स आए। नंबर फर्स्ट, कि आपके पास लेस देन 35 ईयर्स वालों के अंदर एवरेज डिजीज ड्यूरेशन क्या थी, 36 से 50 वालों में क्या थी, मोर देन 50 वालों में क्या थी। तो अगर आप देखें तो कंपेरेटिव बढ़ रहा है। लेस देन 35 ईयर्स वाले में 8.14 ड्यूरेशन ऑफ डिजीज थी। देन आपके पास जो 36 से 50 ईयर्स वाले थे उनमें 8.79 थी, और जो मोर देन 50 ईयर्स है उनमें 13.15 थी। क्योंकि कंपेरेटिवली डिफरेंस जनरेट हो रहा है, और स्पेसिफिकली अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट डबल डिफरेंस है। तो दैट्स द रीजन कि आपके पास यहाँ पी वैल्यू जो है वो लेस देन 0.001 आई, विच मीन्स के सिग्निफिकेंट, विच मीन्स के आपके पास जो है वो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप वेरी करती है। अच्छा, यहाँ तक आप काइंडली बता दें मुझे कि क्लियर है आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को, तो फिर हम आगे मूव करें। क्विकली बताइएगा प्लीज, क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें। क्लियर है आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को? ओके ग्रेट। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसमें हम्म अच्छा, अब अगर हम कोरिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर रिग्रेशन को डिस्कस करते हैं, और इन दी एंड हम फिर क्रॉस टेबुलेशन वगैरह करते हैं। अच्छा देखें, हमारे पास अगर दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होंगे और उनके बिटवीन, देखें आप जो है ये टेस्ट अप्लाई तब करेंगे जब आप मीन कंपैरिजन कर रहे होंगे। अगर आपको सिंगल मीन की टेस्टिंग, यानी सिंगल पॉपुलेशन में मीन की टेस्टिंग करनी है, कि यानी आपने ये देखना है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उनके अंदर एज के इस वैल्यू के बराबर है कि नहीं है, तो आप वन सैंपल टीटस अप्लाई करोगे। अगर आपने देखना है दो ग्रुप्स हैं और उसके अंदर आप देखना चाह रहे हो कि क्या दोनों के अंदर डिजीज ड्यूरेशन में कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप इंडिपेंडेंट टीटस अप्लाई करोगे। अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि दो ग्रुप्स हैं, बिफोर एंड आफ्टर आप देखना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल बिफोर द ड्रग आप सिस्टोलिक बीपी देखना चाह रहे हो और आफ्टर द ड्रग आप देखना चाह रहे हो, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप पीआईटी टेस्ट अप्लाई करोगे।
और जब आपके पास फॉर एग्जांपल आपका एक ग्रुप है और उसके आपके पास जो है वो लेट्स सपोज कुछ पेशेंट्स हैं, और उनका आप उनके जो है वो ऐसे मोर देन टू ग्रुप्स के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हो इन टर्म्स ऑफ मीन, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वन वे नोवा अप्लाई करेंगे। ईशा, अब क्लियर हुई बात आपको? ठीक हो गया, ग्रेट। अच्छा, इसके बाद हम हाँ, कोरिलेशन की बात कर रहे थे। अगर हमारे पास दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं और हम उनके बिटवीन देखना चाह रहे हैं कि कोई का रिलेशनशिप है कि नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। कोरिलेशन दो तरीकों से हम फाइंड आउट करते हैं, एक ग्राफिकली और एक जो है वो हम थ्रू कैलकुलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हम पहले सर अपने डेटा में देखते हैं, क्योंकि ऐसा वेरिएबल है जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, फिर हम उसको वर्क करते हैं। ओके, हम एक काम ये करते हैं, हम एज को देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज ड्यूरेशन। हम देखते हैं कि क्या जैसे जैसे एज बढ़ रही है, क्या वैसे वैसे डिजीज ड्यूरेशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफ्स में आए, ठीक है, लेजिसी में आए, यहाँ से हमने जो है वो सेलेक्ट किया जनाब ये स्केटर डायग्राम, ठीक है, सिंपल स्केटर पे डिफाइन पे आए। वाई एक्सिस पर आप क्या रखना चाह रहे हो, एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हो। मैं एज के अकॉर्डिंग देखना चाह रहा हूँ ड्यूरेशन ऑफ डिजीज को, तो मैं एक्स एक्सिस के ऊपर जो वो एज रख लूंगा, और वाई एक्सिस पर मैं ड्यूरेशन ऑफ डिजीज रखूंगा, यानी एज के अकॉर्डिंग मैं ड्यूरेशन ऑफ डिजीज को देखना चाह रहा हूँ। ओके करूंगा मैं। ओके करने के बाद अगर मैं यहाँ देखूं, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे ड्यूरेशन ऑफ डिजीज भी बढ़ रही है, ठीक है। और अगर इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये एक लाइन भी ड्रॉ कर देगा, विच मीन्स कि इस लाइन के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो एक पैटर्न बता रहा है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब ये कि अगर आपके पास जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड दे रहा है ना, ये लाइन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में आपको वो दे रही है, क्या कहते हैं, ट्रेंड आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप कंसिडर होता है। अगर आपका ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेगेटिव कंसिडर होता है। पर अगर इससे क्लियर नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, हम इसको स्टेटिस्टिकली देख लेते हैं। एनालाइज में आएंगे, ठीक है, कोरिलेट में आएंगे, बायोवेरिएट पर आएंगे, यहाँ से एज सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज सेलेक्ट करेंगे, पेयरसन पे चेक लगाएंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, आप देखें यहाँ पर ये 0.236 और 0.236 सेम वैल्यू होगी, रिपीट होती है। तो वैल्यू है 0.236 और सिग्निफिकेंस आ रही है, विच मीन्स के रिलेशनशिप तो है। लेकिन इसमें आप दो चीजें देखती हैं। नंबर फर्स्ट, रिलेशनशिप की इस जो है वो, एक तो हमें ये देखना है कि अदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दूसरा हमें देखना है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर आपने ये देखना है कि आपके पास रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो जस्ट आप इसके साइन से असेस कर लोगे। अगर यहाँ साइन कुछ नहीं है, विच मीन्स के पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है, विच मीन्स कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ड्यूरेशन ऑफ डिजीज भी बढ़ रहा है। अच्छा, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ -0.236 होता, तो इसका मतलब ये कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, यानी जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे ड्यूरेशन ऑफ डिजीज कम हो रही है, यानी अल्टरनेटिव हो जाता। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है, विच मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और नेगेटिव साइन अगर साथ में आ जाए, नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यानी एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है। अच्छा, अब ये 0.236 हमें क्या बता रहा है, 0.236 हमें बता रहा है कि देयर इज अ वीक कोरिलेशन। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि वीक कोरिलेशन है। तो इसमें हमारे पास एक इसका क्राइटेरिया होता है, मैं यहाँ पर ओपन ही कर लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो। अगर जीरो वैल्यू है तो इसका मतलब नो रिलेशनशिप। अगर 0.01 से लेकर 0.2 तक है तो इसका मतलब वेरी वीक कोरिलेशन। अगर आपके पास जो है वो 0.21 से लेकर 0.4 तक है तो वीक कोरिलेशन। 0.41 से 0.60 तक है तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, मॉडरेट रिलेशनशिप एंड सोन, ठीक है। मैं यहाँ आपके पास ओपन कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। अगर आपके पास 0.00 से 0.20 तक है तो वेरी वीक होगा। 0.21 से, अच्छा ये वेरी भी कर रहा है, लेकिन बहरहाल इसमें मैं वो ओपन कर लेता हूँ जो ज़्यादा ऑथेंटिक और कंसिडरेबल है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। दिस वन।
ये ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अगर 0.00 से 0.19 तक, ठीक है, 0.2 तक भी कुछ लोग कंसिडर करते हैं, यूजुअली 0.2 कंसिडर होती है वैल्यू, तो वो वेरी वीक कोरिलेशन कहलाता है। 0.21 से लेकर 0.4 तक वीक कंसिडर होता है। 0.41 से 0.6 तक मॉडरेट कंसिडर होता है। 0.61 से 0.8 तक स्ट्रॉन्ग कंसिडर होता है। और 0.8 एंड उसके ऑनवर्ड्स जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कंसिडर होता है, ठीक है। तो ये आपको कहीं मिलेगी नहीं वैल्यू, मतलब आपको याद करनी पड़ेगी, आपको सॉफ्टवेयर इसमें हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। अच्छा, अब अगर आपके पास दो वेरिएबल्स के बिटवीन कोई रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो जाता है, तो फिर हम रिग्रेशन के थ्रू उसको इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज में आएंगे। लीनियर रिग्रेशन बेसिकली हम अप्लाई करते हैं दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बिटवीन किसी चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो यहाँ लीनियर पर आया मैं। डिपेंडेंट के अंदर में किसको डिपेंडेंट, मेरे पास क्या है, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज डिपेंडेंट है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज किस चीज पे डिपेंड कर रही है, एज पे कर रही है। ठीक है, एज उस पर डिपेंड नहीं कर रहा डिजीज, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज पे। ऑप्शन पर आए अच्छा, स्टेटिस्टिक्स में ओके, नो नीड टू चेंज एनीथिंग, जस्ट क्लिक ओके। ओके करने के बाद अगर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज आएंगे, इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स आएंगे, इसमें जो मेन आपके पास है वो ये वाला आपके पास टेबल लास्ट वाला जिसको आपने कंसिडर करना है। अच्छा, अब ये बेसिकली ना इक्वेशन बनती है। इक्वेशन किस तरह बनेगी वो मैं बताता हूँ आपको। हम क्या कर रहे हैं, हम ड्यूरेशन ऑफ डिजीज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका फॉर्म जो इक्वेशन होगी हमारे पास, देखें आपने अगर इक्वेशन देखी हो रिग्रेशन की, तो ये होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए और बी यहाँ कांस्टेंट होते हैं, और y हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर y की जगह हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ डिजीज आ जाएगा। ठीक है, ए की जगह हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है 3.06, 3.070 ये आ जाएगी। प्लस उसके बाद हमारे पास जो बी की वैल्यू है, इसकी जगह हमारे पास जो एज के सामने ये वैल्यू लिखी हुई है ना 0.157 ये आ जाएगी। और एक्स की जगह हमारे पास एज आ जाएगा। विच में से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन की बेस पर मैं प्रोडिक्ट कर सकता हूँ ड्यूरेशन ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ एज। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक पेशेंट है, उसकी एज लेट सपोज 50 ईयर्स है, तो उसकी डिजीज ड्यूरेशन क्या होगी, क्या हो सकती है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेम इसको कॉपी करूंगा। थोड़ी सी मैनुअल वर्किंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप जब आर्टिकल्स कर रहे होते हैं उसमें हम सिर्फ ये इक्वेशन दे दें तो भी इनफ है, ठीक है। क्योंकि वो जिसको करना है वो अपने लिहाज से पुट करेगा। यहाँ मैं 50 पुट करता हूँ। अच्छा, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो अगर मैं 0.157 को मल्टीप्लाई करता हूँ 50 से, तो 7.85 आता है। और इसमें अगर मैं ऐड कर दूं 3.070 को, तो 10.92 आता है। तो मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पेशेंट है जिसकी एज 50 ईयर्स है, तो अकॉर्डिंग टू अवर मॉडल वो ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज है वो ऑन एवरेज 10.92 मंथ्स होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हेल्प होगा। लेकिन देखें, हम तब यूजुअली रिग्रेशन अप्लाई करेंगे या उन वेरिएबल्स के लिए अप्लाई करेंगे जिनके बिटवीन रिलेशनशिप अच्छा होगा। यहाँ पर क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, तो आइडियली हमें अप्लाई नहीं करनी चाहिए थी। उसके बेस पर फोरकास्टिंग भी ऑथेंटिक उस तरह नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए हमने प्रैक्टिस के पर्पज से इसको अप्लाई कर दिया। यहां तक क्लियर है तो आप काइंडली बता दें, देन हम आगे मूव करते हैं। क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके ग्रेट, ठीक। अब लास्ट टॉपिक आज का हम करते हैं, ठीक है। क्रॉस टेबुलेशन बेसिकली, अगर हमारे पास दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं और इनके बिटवीन हमें एसोसिएशन देखनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस टेबुलेशन या हम काय स्क्वायर अप्लाई करते हैं। काय स्क्वायर आपने काफ़ी सुना होगा, तो हम उसको देख लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है, एनालाइज में आते हो आप, डिस्क्रिप्टिव में आते हो, क्रॉस टेब में आते हो, ठीक है। यहाँ मैं एक काम ये करना चाह रहा हूँ, मैं सर्वाइवल स्टेटस को देखना चाह रहा हूँ।
मैं चाह रहा हूँ सर्वाइवल स्टेटस को मैं देखूं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी देख लूँ, लेवल ऑफ एजुकेशन, मल्टीपल, अगेन यहाँ मल्टीपल वेरिएबल आप मूव करवा सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। और ये मैंने मूव करवा दी। अच्छा, इसके बाद कुछ आपने चेक्स लगाना है। एक तो एग्जैक्ट पे आओगे, यहाँ से आप एग्जैक्ट पे चेक लगा के टाइम लिमिट पर टेस्ट इसको अनचेक करके कंटिन्यू करोगे। स्टेटिस्टिक्स पर आएंगे, यहाँ से आप का स्क्वायर के ऊपर चेक लगा के कंटिन्यू करेंगे। सेल्स पर आप आएंगे, कॉलम पे लगा के कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ इसको ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद आप देखोगे जितने वेरिएबल आपने रन किए वो सब एक उसकी ओवरऑल केस प्रोसेसिंग समरी आ जाएगी, जो कि आपको ये बताएगी कि आपने किन किन वेरिएबल्स के लिए इस चीज को रन किया है। देन इसके बाद आपके पास ये एक टेबल आएगा। ये आपको ये बताएगा कि आपके पास अलाइव के अंदर अलाइव में कितने मेल थे और कितने फीमेल थे और एक्सपायर में कितने थे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अलाइव में 74.1% मेल थे और एक्सपायर में 72, विच मीन्स ऑलमोस्ट सेम थे। तो इसी चीज़ को अगर हमने पी वैल्यू देखनी है तो अब देखें यहाँ पर बहुत सारे पी वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ भी टू साइडेड है, यहाँ भी टू साइडेड है, यहाँ भी टू साइडेड कौन सी है। तो इसमें अगर आपके पास यहाँ पर जीरो सेल्स लिखा हुआ है, जीरो सेट हैव एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5, इस कंडीशन में आप पियर्सन का स्क्वायर में जाके एसिम्प्टोटिक सिग्निफिकेंट 0.771 वाली वैल्यू रिपोर्ट करोगे। अच्छा, अब ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0.05 है, विच मीन्स कि हम ये कहेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन ऑफ सर्वाइवल स्टेटस विद जेंडर, मीन्स के सर्वाइवल स्टेटस जेंडर से लिंक नहीं है, और ये आइडियली होता भी ऐसा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आता हूँ सेकंड वन पे, तो यहाँ पर हमने सर्वाइवल स्टेटस को लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ देखा हुआ है। अगेन सेम आपके पास अलाइव और एक्सपायर के लिए इसने परसेंटेज दे दी, ठीक है। और देन यहाँ पर अब मुझे पी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर एक चीज नोट करें, यहाँ पर जीरो की जगह 4 सेल्स हैं। अगर यहाँ पर इस तरह की कंडीशन है कि अगर आपके पास यहाँ पर जिस तरह हमने देखा कि जीरो सेल्स है, जीरो सेल्स है एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5, उस कंडीशन में आपने क्या करना है, इस कंडीशन में आपने जो रिपोर्ट करनी है वैल्यू, वो आपने पियर्सन का स्क्वायर की करनी है। और अगर यहाँ पर जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, उस कंडीशन में आपने क्या करना है, फिशर एग्जैक्ट वाला जो रो है उसको कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिशर एग्जैक्ट वाले में अगर देखें तो पॉइंट वैल्यू 0.778 है, तो हम कहेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन ऑफ सर्वाइवल स्टेटस विद लेवल ऑफ एजुकेशन। अच्छा, इसी तरह हम रेजिडेंस पे आते हैं, रेजिडेंस में भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, स्मोकिंग के साथ भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, डायबिटिक के साथ भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाइपरटेंशन के साथ अगर हम देखते हैं तो हाइपरटेंशन के साथ वैल्यू आ रही है 0.041। 0.041 इज लेस देन 0.05, विच मीन्स कि देर इज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन ऑफ सर्वाइवल स्टेटस विद हाइपरटेंशन, ठीक है। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा, बाकी कोई क्यूरी आई हुई है? देखिए, बेसिकली आपको नॉर्मलिटी टेस्ट जब आप रन करते हो ना, तो नो नीड टू शो दिस दीपी वैल्यू ऑफ दैट, बट यू हैव टू राइट इन योर मेथोडोलॉजी के नॉर्मलिटी वर टेस्टेड एंड देन नॉन पैरामीट्रिक अप्रोच विल फॉलोड। तो आपने ये करना होता है। बाकी मैक्सिमम ये होता है कि अगर इन केस आपसे वो कहते हैं जर्नल वाले कि आप आउटपुट शेयर करें, तो आप उनको एज अ वो दे सकते हैं। यूजुअली हम रिपोर्ट नहीं करते। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक जर्नल आपसे अपनी कंफर्मेशन के लिए मांगना चाहे तो उस केस में आप उनको आउटपुट शीट देते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि पार्टिसिपेंट ऐसा जिसको यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ ना आई हो, काइंडली पूछ लें। जी जनाब। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? If journal are asking, then you have to report the Shapiro-Wilk or uh, Kolmogorov p वैल्यू, जो कि हमने पहले बताई थी ना ऊपर, उसके अकॉर्डिंग। लैकेट स्केल का क्या पूछना चाह रहे हैं, कि लैकेट स्केल का क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप प्लीज? आप चाहें तो माइक ओपन कर सकती हैं। बिल्कुल, लाइकट के लिए आप मीन यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट लाइकट हमारे पास, अगर लाइकट स्केल पे आपके पास कोई वेरिएबल है ना,
तो उसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन भी रिपोर्ट हो सकता है और मीडियन इंटरक्वार्टाइल भी रिपोर्ट हो सकता है, दोनों आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि उस कंडीशन में आप मीडियन इंटरक्वार्टाइल रेंज रिपोर्ट करें, क्योंकि वो आपके पास ऑर्डिनल या क्वालिटेटिव अप्रोच पे चले जाता है ना, तो उसमें ज़्यादा बेहतर आपका मीडियन अलोंग विद इंटरक्वार्टाइल रेंज है। आ, ठीक हो गया। और कोई क्यूरी है आपकी तो पूछ लें, बाकी ये है कि फाइनली हमारा आज सेशन यहाँ ही तक था। कोशिश की कि विद इन लिमिटेड टाइम्स हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकें। और बाकी ये है कि आप अगेन जिस तरह मैंने कल के सेशन में भी कहा था, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अच्छे से ग्रैब कर सकोगे। अगर सिर्फ आपने सेशन अटेंड किया उसके बाद छोड़ दिया, देन फिर आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स आप एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, तो देन आप बिल्कुल माइंड आपका कुछ क्लियर होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो आपने करना ये है कि काइंडली जो आपने चीज़ें लर्न की हैं आपके पास डेटा शीट में प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, वर्ड में मैं आपको एक्सरसाइज फाइल प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, आपको मैं प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ, आपको मैं स्लाइड प्रोवाइड, आपको मैं रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको 1 मंथ की हम जो है वो फर्दर एक क्या कहते हैं काइंड ऑफ मेंटरशिप भी दे रहे हैं कि अगर आपको कहीं इशू हो रहा है, कोई कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है, आप वो भी कर लें। तो अब आई थिंक आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरे ख्याल से कि इसके ऊपर थोड़ा सीरियस होकर काम करना चाहिए, ताकि आगे जब आप अपने रिसर्चेस करें तो आप खुद इसके ऊपर वर्किंग कर सकें। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर में आपसे एक जो है वो गूगल फॉर्म शेयर करूंगा। उसमें एक तो फीडबैक है, तो काइंडली अपना हॉनेस्ट आप फीडबैक दीजिएगा, ताकि जो हमारे वीकनेसेस वगैरह वहाँ पता चल सके और नेक्स्ट सेशन में हम उसको मजीद इम्प्रूव करके आ सकें। और दूसरी चीज़ जो है वो आपने करना ये है कि उसके अंदर स्पेसिफिकली जो आपका नेम है ना वो आप काइंडली करेक्ट लिखिएगा, क्योंकि वही नेम्स जो आप जो गूगल फीडबैक फॉर्म के अंदर फिल करेंगे उसी को हम कंसिडर करेंगे फॉर योर सर्टिफिकेट। और कोशिश ये होगी कि विद इन अ वीक और मैक्सिमम 10 डेज के अंदर अंदर आपके सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं। तो प्लान हमारा ये था कि हम इसको क्या कहते हैं लिंक करेंगे उसके साथ आपके किसी असाइनमेंट के साथ, लेकिन क्योंकि मेजोरिटी आप काफ़ी लोग बिजी हैं और जॉब भी करते हैं और बाकी चीज़ें भी हैं, तो मुश्किल होता है, इसलिए वो चीज़ हमने मैंडेटरी नहीं की। लेकिन अगेन बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली आप लाजमी इसको देखिएगा। और फर्दर इंशाल्लाह फिर हम करते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा प्लान है कुछ मजीद सेशंस का। होपफुली मेटा एनालिसिस के ऊपर हमारा एक होगा वेरी सुन, रिव्यू मैनेजर के थ्रू, और देन फिर हमारा एडवांस स्ट्रेस का एनालिसिस वगैरह। तो उसमें भी अगर आपको नीड हो और आपको लगता है कि हमें सीखना चाहिए तो आप कर सकते हैं। हाँ, एक और इन दी एंड में आपको एक वो बता देता हूँ। अगर किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो स्पेसिफिकली एसपीएसएस के, लाइक मुझे इशू आ रहा है टी टेस्ट में, मैंने लिखा इंडिपेंडेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी हेल्प करेगी आपको। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लिखा मैंने एसपीएस, और देन हमारे पास एक वेबसाइट है लेयर्ड स्टेटिस्टिक्स नाम से। कोई भी टॉपिक हो आप वो लिखेंगे, एसपीएस लिखेंगे, लेयर्ड लिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे ना आप। क्लिक करने के बाद ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ना कंटेंट देगा और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाएगा। तो कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आप सीखना चाह रहे हो अपने एंड पे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, पैरामेट्रिक टेस्ट है, रिलायबिलिटी एनालिसिस है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, वट एवर जो चीज़ आप चाह रहे हो वो आप यहाँ आप लिखेंगे। और इसके बाद जो है वो ये आपके पास पहले आपको पूरा उसका बताएगा। ठीक है, कि इसकी अजम्पशंस क्या है, देन इसके बाद जो हमने रन किए उसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल होंगे, देन उसके बाद उसके आउटपुट्स अवेलेबल होंगे। आउटपुट्स के बाद बाकायदा वो क्या करेगा, आपके आउटपुट्स को एक्सप्लेन करेगा और इन दी एंड आपको किस तरीके से लिखना है वो चीज़ भी बताएगा। लाइक यहाँ देखें, इसने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता दिया। ठीक है, अजम्पशन बता दी, इस टेस्ट के अजम्पशंस क्या हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कब अप्लाई करना है, क्या करना है। देन एग्जाम्पल आपको दे दी। ठीक है, देन फिर आपको बताया कि प्रोसीजर क्या होगा। आपने एनालाइज में आना है, कंपेयर मीन में आना है, इंडिपेंडेंट सैंपलिटी टेस्ट पर आना है। आपने यहाँ पर इस तरह वेरिएबल लेना है, ठीक है, क्वांटिटेटिव लेना है, आपने स्केल लेना है, वो सब बताया। देन उसने कोडिंग बताई, तमाम चीज़ें करते अगर आते उसने आपको बताई। और इन दी एंड आउटपुट आया। आउटपुट के आने के बाद फिर आपके पास वो आउटपुट को बाकायदा एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पर देखें, उसने आपको यहाँ तक बता दिया कि इसको लिखते हुए आप किस तरह लिखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक वेबसाइट है, एज अ टू लर्निंग रिसोर्स है।
तो इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और इनफैक्ट कीजिएगा आप लोग लाजमी। और बाकी है कि थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कि आप लोगों ने जो है वो अपना टाइम निकाला, ज्वाइन किया। होपफुली आप इंशाल्लाह आगे भी इस तरह के सेशंस अटेंड करते रहेंगे। बाकी जो कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, आप उसको लाजमी ज्वाइन करेंगे और अपनी लर्निंग रिसोर्सेज आप बढ़ाएंगे। बाकी रिसर्च के हवाले से आपको कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ समझना है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम आपको अकोमोडेट कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं इंशाल्लाह करूंगा। और अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल। ओके, अल्लाह हाफिज़।